पहले राशि का कंसेप्ट नहीं था, 23 नक्षत्रों का ही कंसेप्ट था। अच्छा। और नक्षत्र की गणना में भी समय समय पे कम ज़्यादा हुए। सभी ग्रहों के पास अलग अलग विद्या शक्तियाँ हैं, लेकिन सभी ग्रहों में मृत संजीवनी विद्या केवल शुक्र के पास है। तो आज भी दक्षिण भारत में लोग ऐसा प्रयोजन करते हैं कि जब बच्चा ढंग से खाता पीता नहीं है तो बड़े लोग कभी नसीहत देते हैं कि भाई शायद बच्चे को किसी की नज़र लग गई है। तो वहाँ पर जो बड़े लोग हैं वो उस बच्चे को धूप में खड़ा करते हैं और उसकी जो परछाई होती है वो परछाई के ऊपर से उसकी नज़र उतारते हैं। राशि चक्र को हम लोग देखेंगे तो राशि चक्र का ही पार्ट है नक्षत्र। न क्षयति इति नक्षत्र, न क्षयति जो अपने स्थानों से हटते नहीं है, ओके। उनको नक्षत्र नाम दिया गया है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे आज के पॉडकास्ट में। दोस्तों, जैसा कि आप सब ने हमारे पॉडकास्ट का थंबनेल देखा होगा तो आपको ये पता चला होगा कि आज का हमारा जो विषय है वो है ज्योतिष शास्त्र। दोस्तों, हमारे इस पूरे ब्रह्मांड में 27 नक्षत्र, 9 ग्रह और 12 राशियां हैं और ये सब समाहित होते हैं हमारी कुंडली के 12 घरों में। और इन सब के परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस से बनता है एक व्यक्ति। और उस व्यक्ति के जीवन में रोज़मर्रा घटने वाली जो घटनाएं हैं वो उन सब का आधार यही परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन होते हैं। अगर आपको आपकी ज़िंदगी में कोई बिल्कुल सही ज्योतिषी मिले तो वो आपको बहुत उपयुक्त मार्गदर्शन कर सकते हैं, और अगर आपको कोई गलत ज्योतिषी मिले तो वो आपको ऐसा मार्गदर्शन करेंगे कि जिसमें आपकी लाइफ के बहुत सारे डिसीजंस मिसफायर भी हो सकते हैं। तो ऐसे ही एक बिल्कुल सही ज्योतिषी को आज हम आपके सामने प्रस्तुत करने वाले हैं। उनका नाम है मिस्टर केतन वागड़िया। मिस्टर केतन वागड़िया पिछले 35 साल से ज्योतिषी का काम कर रहे हैं और वो मुंबई के ही एक बहुत प्रचलित स्कूल में ज्योतिषी के गुरुजी का भी कार्य कर रहे हैं। मिस्टर केतन वागड़िया अपनी रुचि के कारण बहुत कम उम्र में ही इस विषय में आगे बढ़ चुके थे और उन्होंने अपने गुरु के योग्य मार्गदर्शन में बहुत अग्रसर स्थान प्राप्त कर लिया था। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि इससे पहले आपने जितने भी पॉडकास्ट या जितने भी आपने इंटरव्यूज़ किसी भी ज्योतिषी के सुने होंगे, ये पॉडकास्ट उन सब से बहुत ज़्यादा डिटेल्ड होने वाला है। जी हाँ, इसकी डेप्थ बहुत ज़्यादा होने वाली है और इसीलिए हमने आज का जो पॉडकास्ट है उसको 2 भागों में डिवाइड किया है और आज आप इस पॉडकास्ट का भाग 1 सुनने वाले हैं दोस्तों। तो आइए आप हमारे पॉडकास्ट को एंजॉय कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। नमस्ते केतन जी, आप हमारे पॉडकास्ट में आए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। आपका भी मैं स्वागत करता हूँ कि आपने मुझे ये इस प्रश्नोत्तरी के लिए मुझे आमंत्रित किया। धन्यवाद। केतन जी, आप शुरुआत से मुझको यही बताइए कि आपने खुद इस विषय में पदार्पण अपनी किस आयु में किया और आपकी इसमें रुचि क्यों और कैसे जागृत हुई? जी, मैं ये विषय में बचपन से हूँ, क्योंकि परिवार के सभी लोग इस विषय से जुड़े थे। मेरे दादा, मेरे पिताजी, तो घर में बहुत सारा लिटरेचर अवेलेबल था। प्रायः सब ये सब डिस्कशन वगैरह होते हैं, तो उससे मैं प्रेरणा लेते गया। और बचपन में मुझे शुरू से ही ज्योग्राफी, हिस्ट्री ये सब सब्जेक्ट ज़्यादा पसंद थे। तो स्कूल टाइम से ही मैं क्या करता था कि भाई जो ज्योतिष की किताबें हैं उनमें से एस्ट्रोनॉमी का पार्ट एडवांस में पढ़ के मैं अपने आंसर्स देता था। तो स्कूल में मुझे एप्रिसिएशन वो टाइम से मिलना स्टार्ट हुआ और फिर धीरे धीरे ज्योतिष का थोड़ी समझ बढ़ते गई। तो जो मानव स्वभाव है, उनकी प्रकृति है, उनके लिए हम लोग आगे बढ़ते गए। तो माता पिता ने भी सहयोग दिया और यहाँ तक कि मैं 10th स्टैंडर्ड में जब पहुँचा था तो मेरे पास साइकिल नहीं थी। तो एक ज्योतिष का धीरे धीरे उस समय लगाव इतना बढ़ते गया कि एक हम लोग मिडिल क्लास फैमिली थी, तो पेरेंट्स ने बताया कि भाई तुम पसंद करो, तुम्हें साइकिल लेनी है या ज्योतिष की किताबें लेनी है।
अच्छा। तो फिर उसी टाइम मुझे किसी ने बताया कि भाई वहाँ पर कुछ वर्षों पुराने पंचांग है, पिछले 50-100 साल के, तो उनको एक्सवाइज़ेड अमाउंट में कुछ बेचने हैं। तो उसका अमाउंट भी बहुत अच्छा खासा बड़ा था और वो ऑलमोस्ट साइकिल के बजट के आसपास ही था। अच्छा। तो वो टाइम फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मैं वो बुक्स खरीदूँगा, साइकिल को कैंसल कर दिया। वाओ! तो ज्योतिष का जो एक महिमा है, वो परिवार के साथ भी जुड़ा था और धीरे-धीरे ऐसे सत्संगी लोग भी परिवार में लोग आते जाते थे, तो उससे भी सुनता था, तो उससे प्रभावित होते गया और ये कुछ तो ईश्वरीय ज्ञान है, जहाँ पर हम लोग हमारे कुछ लॉजिकल आर्गुमेंट से उसके अबव लेवल पे जाके ये उसको डील करता है। तो उसके लिए वो ज्योतिष में हम लोग आगे बढ़ते गए और ओके। सेम टाइम पे स्कूल कॉलेज भी करते गया और ज्योतिष भी पढ़ते गया। ओके। तो अभी तो लगभग मुझे ये इस फील्ड में लगभग 35 साल जितने हो गए वाओ! और पिछले लगभग 28 से 30 साल से तो मैं पढ़ा रहा हूँ। अच्छा। तो पढ़ते भी गया और पढ़ाते भी गया, तो उसमें और ज़्यादा जानकारी मिलती गई। ओके। तो अ, मैं कुछ दिन पहले अपने एक मित्र के साथ एक एस्ट्रोलॉजर के पास गया था और वहाँ पे उन्होंने जो मेरे मित्र को इंट्रोडक्शन दिया एस्ट्रोलॉजी इस विषय के बारे में, वो ये था कि उन्होंने कहा कि पुराने ज़माने में वैदिक काल में एस्ट्रोलॉजी का जो उगम था वो इस कारण से था क्योंकि वो एक आयुर्वेदा का सबसेट है। तो मैं वो जब सुना पहली बार तो मेरे लिए बहुत अचंभित करने वाली बात थी कि ये आयुर्वेदा से कैसे जुड़ा हुआ है? नहीं, ज्योतिष जो है वो मूल हमारे वेद का एक उपअंग है। 6 उपअंग है, छंद, व्याकरण, उसमें ज्योतिष भी है और आयुर्वेद भी है। तो वो जो वेद के जो सब डिविजन्स बने हैं, उसमें ये सारी विद्या जो है, ज्योतिष विद्या, आयुर्वेद विद्या, अन्य कला शास्त्र है, छंद, व्याकरण, ये सब वेद से कनेक्टेड है। तो उस समय ऐसा था कि ज्योतिषी बनने के लिए उनके पास खगोलीय ज्ञान भी होना ज़रूरी है, आयुर्वेद का ज्ञान भी होना ज़रूरी है, छंद व्याकरण का भी ज्ञान होना ज़रूरी है। तो वो जो लिटरेचर है, क्योंकि जो भी वस्तु है ज्योतिष को, जो भी अपना फल है, वो कोई ना कोई तो माध्यम से बताना है। तो जब तक आपका भाषा की कंट्रोल नहीं होगा, तब तक आप उसको अच्छी तरह से बता नहीं पाएँगे। और आयुर्वेद में भी वात पित्त कफ दोष को लेके जो डील करते हैं, यानी जब पेशेंट से जब डील करते हैं तो उनकी अंदर की बिहेवियर पैटर्न क्या है या उनको क्या फील हो रहा है, तो उसमें भी लिटरेचर तो काम में लगता है। बिल्कुल। और ज्योतिष जो था हमारे आयुर्वेद में उस हद तक उनको आगे लेके गए थे कि कहीं पे आज भी ऐसे देखा जाए तो तिबेटियन लोग जो है वो डायग्नोसिस जो है वो हॉरोस्कोप के हिसाब से करते हैं। वाओ! और आपको शायद पता हो तो लगभग हर साल में एक आध बार वो जो तिबेटियन लामा जो है, धर्मशाला से भी तो है वो, दलाई लामा जी के जो, वो लोग मुंबई में कैंप करते हैं और उन लोग तिबेटियन एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से डायग्नोसिस करते हैं, उनका ट्रीटमेंट भी करते हैं। तो ओके। वो फिजिकल एक ऑब्जर्वेशन भी है और उनकी जो बर्थ चार्ट है उनसे भी उन लोग एनालाइज करते हैं ताकि अच्छा। एग्जैक्टली उनको क्या प्रॉब्लम है। और मैं अपनी क्यूरोसिटी के लिए कुछ वर्ष पहले मैं गया था, तो उन लोग के पास अपनी अलग भाषा है, बिल्कुल। तो एक ट्रांसलेटर रखा हुआ था और मेरे अपने चाची को ही लेके गया। तो मेरे चाची का उन्होंने नाड़ी वगैरह जैसे एग्ज़ामिन किया, तो उन्होंने बताया कि ये कुछ तो इनके बॉडी के अंदर जो मिंट का प्रमाण बहुत ज़्यादा है। ओके। तो हम लोग समझ नहीं पाए कि भाई मेरी चाची को तो आर्थराइटिस, चाची खुद मेरे डॉक्टर थे और उनको आर्थराइटिस था, तो हम लोग इनके पास गए थे। तो वहाँ से फिर बताया, तो ट्रांसलेटर बताया कि आप कुछ, लास्ट में हम लोग को पता चला कि आप कुछ पानी पूरी जैसा रोज़ खाते हैं। तो उस समय मेरी चाची रोज़ की 100 पानी पूरी खाती थी, 100 एवरी 100 डे? एवरी डे। माय गॉड! तो वो जो कंटेंट जो बढ़ते गया उसके बॉडी में, उनको फिर उनको हेवीली आर्थराइटिस का ये तकलीफ स्टार्ट हुई। जी। तो पता चला कि भाई ये आयुर्वेद तो जो है वो हमारी नाड़ी के साथ जुड़ा है और प्लानिटरी पोजीशंस भी जुड़े हैं। तो उन्होंने वो चार्ट भी बनाया था और ये भी वस्तु थी। तो वो बहुत अनेकों वर्षों से जुड़ा हुआ है और आयुर्वेद के जितने भी स्टूडेंट्स लोग हैं मेडिकल साइंस में, उन लोग को भी ये कंपलसरी है कि उनके पास ये बेसिक जानकारी होना बहुत ज़रूरी है ज्योतिष का? ज्योतिष का। वाओ! और ओके। उनका अष्टांग आयुर्वेद करके जो है उसमें ज्योतिष तो पूरा खुल के उन्होंने डिस्कस किया हुआ है ओके। कि ग्रहों की प्रकृति क्या है और वो बाहर की मेडिसिन की प्रॉपर्टी क्या है, उनको मैच करके तो उन लोग इलाज करते हैं। अच्छा। ज़्यादा करके जहाँ पर सीज़नल जो वनस्पति वृक्ष
या उसके पत्ते जो मिलते हैं, उनके अलावा जब वो सीज़न अवेलेबल नहीं है तो उसको ड्राई फॉर्म में रसायन शास्त्र हम लोग जो बोलते हैं, बिल्कुल। और रसायन का भी जो यूज़ है वहीं पे होता है। ओके। और आज भी हम लोग देखेंगे तो अभी ठंडी के मौसम का ही तो अभी आंवला मार्केट में अवेलेबल नहीं है। जितने भी फार्मेसी कंपनियां हैं, ये आंवला जो है वो टाइम पे तो फ्रेश बना के बेचते हैं, जी। उसका च्यवनप्राश वगैरह। अभी सीज़न चली गई है तो उसका जो ड्राई फॉर्मेट में जो आंवला का पाउडर है उसको क्रश करके उन लोग वापस वो करेंगे, तो वो सीज़न के टाइम पे अगर आंवला अगर आपने चखा है उनका च्यवनप्राश, वो टेस्ट और अभी के टेस्ट में थोड़ा वेरिएशन होगा क्योंकि बैच चेंज हो ओके। गया है। अच्छा। क्योंकि अभी तो वो जो है उन्होंने ड्राई फॉर्मेट करके ही बनाया है, बिल्कुल। और वो टाइम पे फ्रेश पल्प था। तो ये वस्तु आयुर्वेद के साथ अनेकों वर्षों से जुड़ी है, और वो अभी नई जो जनरेशन है वो ज्योतिष को थोड़ा पार्ट छोड़ रहे हैं, लेकिन एक्चुअली वो डायग्नोसिस का एक पार्ट है। ओके। ज्योतिष विद्या है वो निदान पद्धति का एक पार्ट है। जी। काल गणना के साथ आपका निदान कर रहे हैं, पहली सांस से लेके अंतिम सांस के बीच में जो हम लोग डिफाइन करते हैं कि ज्योतिष हम लोग वर्तमान में देखा जाए तो हर बच्चे की पहली सांस और अंतिम सांस के बीच में क्या क्या घटित होने वाला है उसका एक अनुमान लगाते हैं और उसको जस्टिफाई करने का प्रयास करते हैं। तो उसमें आयुर्वेद तो हमारी प्राण प्रकृति के साथ, क्योंकि देह बंधारण है, पंच बिल्कुल। महाभूत का शरीर है, तो शरीर उनके साथ जुड़ा है, तो उनके साथ शरीर का भी वेल मेंटेन करना बहुत जरूरी है। जी हाँ। तो उसके लिए आयुर्वेद हम लोग हमेशा पहले से ही रहा है कि वो एक ज्योतिष का आधार है, और जितना वो ज्योतिष डायग्नोसिस में एक्सपर्ट होना चाहता है उसके लिए आयुर्वेद का ज्ञान उतना अच्छा होगा, उतना वो अच्छी तरह से डिफाइन कर पाएगा। ओके। तो थोड़ा सा पीछे चलते हैं। हाँ जी। मुझे आप ये बताइए कि जैसे जितने भी भारत में अलग अलग कलाएं हैं, हाँ जी। अलग अलग शास्त्र हैं, हाँ जी। उन सब के बारे में ये बताया जाता है कि इस शास्त्र के पीछे इनका काम था और इन्होंने उसका इन्वेंशन किया था। तो ऐसे ज्योतिष के बारे में क्या जानकारी प्राप्त है अब तक? ऐसे हमारे ज्योतिष के लिए ऐसा बताया जाता है कि ज्योतिष ने अन्य जितनी भी विद्या है शाखा है, उनके मूल आद्य देवता भगवान शिव को माने गए हैं। ओके। और आप बहुत सारे लोगों को पता भी होगा कि शिव और पार्वती के संवाद के रूप में ये सारी शास्त्र की उत्पत्ति हुई है। संवाद। संवाद यानी प्रश्न, माता पार्वती प्रश्न पूछ रही है, जी। भगवान शिव उनका उत्तर दे रहे हैं। ओके। तो उसमें नृत्य कला है, अन्य कला के जो विभाग है, छंद व्याकरण है, ये सारे जो है हमारे पुराण काल के ग्रंथ है। उसके बाद वो आचार्यों ने उनकी टीकाएँ लिखना स्टार्ट किया और उसको वेल डिफाइन करते गए। तो मूलभूत रूप से ज्योतिष शास्त्र है जो नाद ब्रह्म के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि अभी जैसे हमारा मॉडर्न साइंस जैसे उनको अप्रूव कर रहा है कि भाई हमारा सृष्टि का जो एक उत्पत्ति है एक बिग बैंग थियरी से हुई है। तो जो नाद ब्रह्म का जो पहला ही जो स्वर है वो ओम है। बिल्कुल। तो वो वहाँ से वो जो उत्पत्ति हुई, तो वो ज्योतिष शास्त्र का जो सर्वोच्च स्थान है वो है शिव स्वरोदय शास्त्र, यानी स्वर के साथ जुड़ा हुआ है। और हमारे भारतीय संस्कृत भाषा में केवल एकमात्र ऐसी भाषा है जिसमें 16 स्वर है। विश्व की अन्य कोई भाषा में 16 स्वर जितने स्वर नहीं है। हमारे इंग्लिश में देखेंगे तो 5 ही स्वर लेते हैं, वाउल्स। वॉल्स, बराबर। तो ये वस्तु शिव पार्वती के रूप में, और अलग अलग विद्या का अलग अलग आचार्यों ने उसका अध्ययन करते गए, उसके ऊपर टीका टिप्पणी लिखते गए और उसमें एडिशनल जो उनको जानकारी मिलती गई वो जोड़ते गए। तो ये अनादिकाल से है, और ये हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये एक सनातन विद्या का एक शास्त्र है जो हम लोग उनको नाश नहीं कर सकते। प्रकृति समय आने पे उसको या तो बढ़ाती है या तो घटाती है। तो कई बार हम लोग देखते हैं कि कुछ ज्योतिषी हम लोग जैसे मानते हैं कि भाई ज्योतिष को बनाया जाता है, सिखाया जाता है, लेकिन कई बच्चे ऐसे हैं कि वो मूलभूत रूप से ये विद्या को कुछ अंदर से आत्मसात लेके जन्म पैदा होते हैं। शायद पिछले जन्म की वजह से। हाँ, क्योंकि हमारा भारतीय ज्योतिष शास्त्र जो है वो पूर्व जन्म के ऊपर आस्था रखता है, और आस्था रखने की वजह से हो सकता है कि उनके पूर्व के जो कर्म है, वो जो ज्ञान है, वो ज्ञान जो है कहीं ना कहीं माइक्रोफील्ड में मेंटेन होता है, और जैसे वापस जीवात्मा नया धर्म धारण करती है तो उनके साथ वो ट्रांसफ़र होता है। और कई बार ये बचपन से ही कुछ बच्चे बड़े होनहार होते हैं, और हमारे महाभारत में तो प्रमाण है कि वो अभिमन्यु ने माता के पेट से ही सब कुछ सीख लिया था। जी। तो ये वस्तु ऐसी है कि ये सनातन से जुड़े हुए जो एक अलग अलग प्रकार है ना, वो ऐसे है कि ये वेद विद्या है। वो जैसे वेद के लिए हम लोग बताते हैं कि भाई उनकी कोई रचनाकार नहीं है, तो ये एक जीव सृष्टि के साथ चलने वाला, क्योंकि ह्यूमन लाइफ के लिए जो जरूरी है जो विद्या या जीवन सामग्री, वो सब वेद प्रोवाइड करते हैं। बिल्कुल।
हाँ, हम लोग ने बहुत समय से ऐसा देखा है कि भाई हम लोग उसको इग्नोर करते रहे, नई सिस्टम को फॉलो करते गए। अल्टीमेट हमें भारत के जो हमारे जितने भी लोग हैं, वो इतने वर्षों के बाद बहुत कुछ सहा, फिर भी उसको कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर पाया। उसका मेन रीज़न है कि ये विद्या जो है, वो अनंत काल तक चले आती है। और अभी जैसे हम लोग मॉडर्न साइंस में जैसे बताते हैं कि हमारे पास जो भी कुछ एडिशनल डेटा है, हम लोग क्लाउड में अपलोड करते हैं। जी। तो हो सकता है कि उस समय के हमारे ऋषि मुनियों ने ये शास्त्र का ज्ञान जो है कहीं न कहीं तो वैश्विक चेतना में उसको बन भर के रखा है। और कोई अच्छा जीवात्मा जब आता है तो उसके अंदर अपने आप ऑटोमेटिक वो डाउनलोड होना स्टार्ट होता है। बिल्कुल। तो यही मान के चल सकते हैं। तो वैदिक काल में सबसे फेमस ऐसा अगर मैं पूछूं कि कौन एस्ट्रोलॉजर थे, तो आप कुछ उदाहरण दे सकते हैं? अ, महर्षि वेद व्यास, फिर उनके संतान के रूप में पराशर ऋषि आए, हमारे वराहमिहिर जी है, कालिदास जी है, जो कवि भी थे, अच्छे उत्तम ज्योतिषी भी थे। और उनके बाद कालक्रम के अनुसार हमारे ये च्यवन ऋषि वगैरह हुए, आयुर्वेद के पतंजलि जो है वो भी है। वो योग विद्या में उन्होंने डिफाइन किया, लेकिन योग विद्या के साथ भी ज्योतिष जुड़ा हुआ है, क्योंकि अल्टीमेट शरीर को चलाने के लिए प्राण शक्ति जरूरी है। जी। तो प्राण शक्ति हमारे वेद की ज्योतिष शास्त्र से भी जुड़ा हुआ है, हमारी जीवन शक्ति से भी जुड़ा है। और उन्होंने एक डिफाइन किया कि शरीर को उत्तम रूप से ग्रो करने के लिए ये सारी विद्या जो है वो हमारे आचार्य द्वारा ऐसे देते गए कि भाई अलग अलग समय पे आचार्य होते रहे। उन्होंने अपनी बहुत सुंदर ये परिभाषा देते गए। और अगर आप जो लोग ये वस्तु को अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो हमारे शंकर बालकृष्ण दीक्षित जी द्वारा एक ज्योतिष का इतिहास, जो मराठी में भी अवेलेबल है, हिंदी में भी अवेलेबल है, बहुत उत्तम ग्रंथ लिखा है। उसमें पूरी टाइमलाइन के साथ क्रोनोलॉजिकल पूरा एक डेटा दिया है वाओ। कि अब तक में भारत में ये योगदान किन लोगों ने दिया। ओके। और वराहमिहिर के द्वारा तो ये बृहद जातक जैसा उत्तम ग्रंथ दिया गया, पराशर द्वारा दिए गए। तो वो अभी भी ऐसा है कि बृहद जातक हर बार, जैसे मैं इतने वर्षों के बाद भी जब मैं पढ़ता हूँ ना, तो हर बार कोई नई बात जानकारी मिलती है। अच्छा। क्योंकि उसमें डेटा अलग अलग भाषा के माध्यम से उस भाषा को डील करने के लिए हर बार आपको नई जानकारी मिलती जाएगी। और कई बार क्या होता है कि हम लोग ज्योतिष विद्या में हमारे वर्तमान में जो 50-100 साल का जो इतिहास है, हम लोग उसको ही सापेक्ष मान के चलते हैं। अनंत काल की ये प्रक्रिया है, तो उसमें हर युग में भाषाओं में परिवर्तन होते रहा, अपने बदलाव में होते गए। तो उनके हिसाब से लोगों ने मॉडिफाई करना स्टार्ट किया। और ये एक प्रकार की अभिव्यक्ति है कि जो मैं आपको शब्द के माध्यम से बता रहा हूँ, यही एक्ट कोई कला माध्यम से अपने नृत्य के द्वारा, या कोई चित्रकार है वो चित्र के माध्यम से यही वस्तु प्रस्तुत कर सकते हैं। तो वो फॉर्मेट वो चेंज हो जाता है। तो अभी जैसे हम लोग क्रिएटिविटी, जैसे हम लोग आजकल जैसे देखते हैं कि सोशल मीडिया में बहुत सारे लोग मीम्स बनाते हैं, कार्टून बनाते हैं, तो वो अलग अलग अभिव्यक्तियाँ हैं। जी। ज्योतिष शास्त्र एक प्रकार का दर्पण शास्त्र है। हमारे जीवन के साथ, हमारे कर्मों के साथ जो जो अच्छी बुरी बातें जुड़ी है वो हमें रिफ्लेक्ट करता है। और ज्योतिष केवल उनको दर्शन शास्त्र के माध्यम से इंटरप्रेट करके बताता है। ओके। और ये उसमें अनंत आचार्यों का, गुरुजनों का साथ मिला है। और ये एक ऐसी वेद विद्या है कि जो मुख पाठ के द्वारा एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में आगे बढ़ते रही है। तो लोग ये विद्या को लेके इतने इंटरेस्टेड हैं। हालांकि अनेक समय से कंट्रोवर्सी भी होते रही है। बिल्कुल। कई लोग आस्था के रूप में देखते हैं, कई लोग उनको एक शंका की नज़र से देखते हैं। मूलभूत रूप से क्या है कि जब तक हमारे पास वो शिक्षण का माध्यम मोस्ट साइंटिफिक वे से नहीं होता है, तब तक हम लोग उसके ऊपर डाउट करेंगे। बिल्कुल। यहाँ पर कोई चमत्कार नहीं है, ये मूलभूत रूप से भौतिकी विज्ञान की ही एक शाखा है। लेकिन जहाँ पर हमारा भौतिक विज्ञान की लिमिटेशंस होते हैं, उसके बाद पराविद्या स्टार्ट होती है। तो आध्यात्मिक जीवन से जुड़ा हुआ ज्योतिष शास्त्र है। जी। और जो उनका अल्टीमेट एम है कि मानव कल्याण और एक मुक्ति की तरफ वो और अच्छी तरह से आगे बढ़े, ताकि वर्तमान में जो जन्म मिला है वो उचित कर्म करते हुए, हर अपनी जिम्मेदारी है वो पूरी पूर्ण करते हुए अंत में मोक्ष की तरफ आगे बढ़े। बिल्कुल। सो अभी हम लोग जो हमारे 12 ज़ोडिएक साइंस है उनकी तरफ आते हैं। मेरा सवाल यही है कि ये ज़ोडिएक साइंस, ओके, जो 12 डिफाइन किए गए हैं, तो इनमें यही पर्टिकुलर जो एक प्रकार से कह सकते हैं कि प्राणी मात्रों के ऊपर से उनका आशय लिया गया है, वो वही प्राणी मात्रा चुनने के पीछे का कोई कारण है?
नहीं, जैसे मैं ऐसे बताना चाहूँगा कि भई मानव स्वभाव जो है वो बड़ा विचित्र है। बिल्कुल। उनको एक सर्टेन एक लैंग्वेज के अंदर या एक फ्रेम के अंदर फिट करना बहुत डिफ़िकल्ट है। तो हमारे आचार्यों ने क्या देखा कि अलग-अलग जीव सृष्टि के जो भी पशु प्राणी हैं, उनकी जो स्वभाव है, उनकी जो चेष्टाएँ हैं, उनको मानव स्वभाव के साथ क्लब करते गए जी। और उनको वेल डिफ़ाइन करने के लिए जहाँ पर जैसे मेष राशि है, वृषभ राशि है, उनको हम लोग एक डिफ़ाइन करते हैं चतुष्पाद राशि, यानी 4 लेग एनिमल। तो जो 4 लेग एनिमल्स है, उनकी हरकतें क्या होती है, उनको चतुष्पद राशि के साथ जोड़ दिया गया। और कुछ राशि मानव राशि है, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में उनसे अबोव लेवल का एक रूप रखती है। तो ज्योतिष में कीट राशियाँ हैं, चतुष्पद राशियाँ हैं, मानव राशियाँ हैं, जलचर राशियाँ हैं। तो जीव सृष्टि के जितने भी तमाम जो जीव सृष्टि की योनियाँ हैं, उनके अंदर जो गुण हैं, वो ज्योतिष के साथ जोड़ दिए गए, ताकि अल्टीमेट एम था कि मानव स्वभाव को उनमें से डिफाइन कर सके। और ज्योतिष शास्त्र में एक अवखाड़ा चक्र करके एक टेबल जैसे आचार्य परंपरा से आता है। उसमें हर एक राशि के अंदर उनके अलग-अलग फ्रेमिंग करके, उसके डिविज़न्स करके, सर्टेन डिवीज़न उसके ऊपर ये एनिमल का प्रभाव है, उसके बाद वाले नेक्स्ट उसके ऊपर और एक किसी प्राणी का प्रभाव है। उससे हम लोग मानव स्वभाव के अंदर जो तत्व है, जैसे गण, तो गण में 3 डिवीज़न दिए हैं, राक्षस, मनुष्य और देव। तो देव प्रकार के जो गण वाले मानव हैं, उनके अंदर एक दैवी शक्तियाँ होती है और हमेशा वो प्रसन्न रहते हैं और हमेशा कुछ समाज को कुछ देने के लिए प्रयास करते हैं। मानव जो गण है, वो एक साधारण है, आशा निराशा में भटकता रहता है। उनको सर्टेन समय पे कोई ना कोई हमें इंस्पायर करने की ज़रूरत पड़ती है। राक्षस गण वाले हैं, वो बड़े हावी होते हैं। अगर अपनी इच्छा अनुसार कोई कार्य नहीं हुआ, तो वो दूसरे के ऊपर तराप मारते हैं या उसको हड़पने का प्रयास करते हैं। तो वो राक्षसी गुण है और अल्टीमेट वो उनके अंदर दानवीय सृष्टि है। वो भी एक प्रकार के, हमारे शास्त्र में उनको कुछ बुरा नहीं कहा है, क्योंकि ये एडिशनल क्यूरियोसिटीज़ है। तो वो एडिशनल क्यूरियोसिटी के हिसाब से वो क्या है कि वो और नए प्रयास करते रहते हैं। तो अभी जैसे जो हम लोग ये नया जो मॉडर्न साइंस है, वो भी एक प्रकार का देन पकड़े, तो वो राक्षसगण की देन है कि उन्होंने कुछ नया रिसर्च किया। हालाँकि मोबाइल या नई टेक्नोलॉजी वो हो सकते है कि आने वाले समय में कितने कल्याणकारी है, वो तो समय बताएगा। बिल्कुल। लेकिन अभी ये जो है राक्षसी एक जो ताकत है कि लोग दुनिया में आविष्कार करने के पीछे ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो वो भी एक राक्षसी गण की प्रकृति है। ओके। उसका आप सकारात्मक उपयोग भी कर सकते हैं और नकारात्मक कर सकते हैं। और जो समुद्र मंथन हुआ, तो उसमें तो देव और दानव दोनों ने सहयोग किया था। अगर दानव नहीं होते तो भी समुद्र मंथन होना संभव नहीं था। तो वो परमात्मा शिव जैसे बताते हैं ना कि भाई ये मेरे ही सारे अंग है, नकारात्मक शक्ति भी मेरा हिस्सा है और सकारात्मक शक्ति भी है। आपके ऊपर है कि आप उन कौन सी शक्ति को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। ओके। तो यहाँ पर ज्योतिष जो है वो हमेशा अलग-अलग पशु प्राणी के चिन्हों के माध्यम से ज्योतिष जो है वो बिहेवियर को बताने का प्रयास करता है और लोग सरलता से समझ भी जाएँ। क्योंकि आप किसी को सीधा एकदम जानवर जैसा या कुछ अलग से कुछ उपमा देंगे, तो वहाँ पर वो उनके अंदर नेगेटिविटी थोड़ी बढ़ जाती है बिल्कुल। और वो सहन भी नहीं कर पाता है। यस। क्योंकि ज्योतिष हमें ऐसा बताता है कि वो एक दर्पण शास्त्र है। आपके अंदर जो प्रकृति के गुण हैं, उनको बेटर वे से कैसे आप उसको उपयोग करेंगे। और हमारे पुरातन जो सारे संस्कार देखेंगे, तो दत्त महाराज ने तो अनेकों गुरु बनाए। उसमें जीव सृष्टि के अलग-अलग पशु प्राणियों को गुरु बना, हर से कुछ बोध पाठ ग्रहण किया है। सेम वस्तु ज्योतिष में है कि यहाँ पर हम लोग ने अलग-अलग राशि के जो चिन्ह दिए हैं, पशु प्राणी का उपमा दिया है, उनकी हरकतें, उनका जो स्वभाव है, उससे हम लोग सीखने का प्रयास करते हैं। और ज्योतिष में हम लोग ऐसे मान के चलते हैं कि भाई जो कोई व्यक्ति का जन्म के ग्रह मनुष्य राशि के साथ जुड़े हुए हैं, तो उनके पास मानवीय शक्ति अपार होगी। ओके। जो चतुष्पद राशि जो जुड़े हुए हैं, वो हमेशा अपना बल का प्रयोग पहले करेंगे, बुद्धि का प्रयोग बाद में करेंगे। अच्छा। तो ये हम लोग ज्योतिष का एनालिसिस में वो एक सहायक है। अल्टीमेट यहाँ पर किसी व्यक्ति को पशु प्राणी के साथ कंपेयर करना नहीं है, लेकिन उस पशु प्राणी में राही जो तत्व है, उनके समान तत्व उस व्यक्ति में भी पाए जाते हैं। उसको डिफाइन करने के लिए उनका उपयोग किया गया है। ओके। तो इसको ब्रेक डाउन करना शुरू करते हैं। हाँ जी। एक-एक राशि को लेके आप मुझे ये बताइए कि पहली राशि मेष से लेके
आखिरी राशि तक। हाँ जी। आपने जैसे बताया कि चतुष्पाद जो हैं वो राशियों, उनके नाम के बाद उनका कैरेक्टरिस्टिक्स, बराबर। एक बेसिक डेफिनेशन बताइए, ताकि इससे क्या होगा कि जो अभी आपको सुन पा रहे हैं उनको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा कि ये राशि में ये स्वभाव एक मोर और लेस माना जा सकता है कि होना चाहिए। जी, आपने जो 12 राशि के बारे में जो पूछा है, तो उसके लिए मैं थोड़ा अलग ढंग से मैं आपको बताना चाहूँगा कि 12 राशियों को हमारे आचार्यों ने सबसे पहले 2 विभाग में बाँट दिया गया, पुरुष राशि और स्त्री राशि। तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि एक ही राशि या बे की राशि या तो इवन और ऑड साइन। तो जैसे मेष राशि जो है वो पुरुष राशि है, उनके बाद के क्रम की राशि है वृषभ, वो है स्त्री राशि। वापस मिथुन जो है पुरुष राशि, कर्क है वो स्त्री राशि, सिंह पुरुष। तो यही क्रम से जैसे आगे बढ़े तो वो 6 राशियाँ पुरुष है, 6 राशियाँ स्त्री है। ओके। पुरुष राशियाँ जो है वो आक्रामक राशियाँ मानी जाती है, पुरुष प्रधान प्रकृति से जुड़ी हुई है। ओके। उनके अंदर संवेदनाओं का प्रमाण आपको बहुत कम मिलेगा। और स्त्री राशि जो है वो उससे बिल्कुल उल्टी है, मोस्ट केयरिंग पार्ट है, संवेदना से भरपूरी है। तो हम लोग जब कंपेयर करते हैं कोई भी राशि, तो यदि उस व्यक्ति की पुरुष राशि एक्टिव है तो वो ज़्यादा साहसिक होगा, लेकिन उनको छोटी छोटी बातों में केयर लेना पसंद नहीं होगा। वो एक पुरुष प्रधान स्वभाव है। बिल्कुल। और स्त्री राशियाँ जब एक्टिव होती है तो वो छोटी छोटी बातों को लेके वेल डिफाइन करके चलते हैं, उसकी केयर लेके चलते हैं। और हम लोग ज्योतिष में एक ऐसा बताते हैं कि भाई आप किसी के घर पे गए और थोड़ी समय में अगर आपको उन्होंने आओ भगत नहीं की या पानी नहीं दिया, तो हम लोग समझते कि वहाँ पर स्त्री राशि का थोड़ा अभाव है, क्योंकि उन्होंने केयर लेना स्टार्ट नहीं किया। तो ये पुरुष राशि और स्त्री राशि में हो सकता है कि पूरे कुंडली के अंदर अधिकांश ग्रह यदि पुरुष राशि में बैठे हों तो जन्म लेने वाला कोई भी व्यक्ति हो वो पुरुष प्रधान प्रकृति ही रखेगा। ओके। यानी अगर फीमेल भी अगर कोई है तो उनका थोड़ा पुरुष समान या ना पुरुष को समान चल के बनने वाली जो महिला हो आगे चल के बनेगी। और यदि कोई पुरुष के चार्ट में मैक्सिमम ग्रह यदि स्त्री राशि में बैठे तो वो थोड़ा शर्मिलापन होगा, छुप के चलेगा, या उनको हमें धक्का दे के आगे बढ़ाना पड़ेगा। हाँ, लेकिन जो केयरिंग पार्ट है उस पर वो बहुत ज़्यादा एडवांस होगा। और ये 2 डिवीज़न जैसे पहले हो गया कि पुरुष और स्त्री, और यहाँ तक कि ये हमारे जन्म की पहली सांस के साथ जैसे हमारा जेंडर जैसे डिटेक्ट हुआ वहाँ से स्टार्ट होता है। तो वो पुरुष जिनकी राशि एक्टिव है उनके अंदर मेल हार्मोन्स का प्रमाण डे बाय डे बढ़ते जाएगा। ओके। फीमेल साइन है यानी स्त्री राशियाँ, तो उसके अंदर महिला तत्व के गुण बढ़ते जाएंगे। तो वो आगे जो आप पहले ही प्रश्न पूछा था कि आयुर्वेद के साथ कैसे जुड़ा हुआ है, तो बहुत सारे पुरुष हो या स्त्री उनके अंदर पुरुष के अंदर के गुण छुपे हैं या तो महिला के गुण छुपे हैं, वो एक हिडन फॉर्मेट है। तो वो वहाँ पर ये 2 साइन से आता है। उसके बाद डिवीज़न करते 3 में पूरे राशि चक्र को। तो वो हमारे आचार्य ने दिया है कि चर राशि, स्थिर राशि और द्विस्वभाव राशि। चर यानी मूवेबल, स्थिर यानी कांस्टेंट एक जगह पे बैठे रहना, और द्विस्वभाव राशि यानी समय और संजोग के अनुसार वो अपने आप को बदलते हैं। ओके। आइदर उनको मूव होना है या एक जगह पे स्टेबल रहना है। तो ये मेष राशि पहली राशि है, वो चर राशि है, चंचल है, गतिशील है। स्थिर राशि जो है वो एक जगह पे बैठ के काम करना पसंद है। और द्विस्वभाव राशि है वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो आगे चलती है। तो यहाँ पर हम लोग ऐसा एक अनुमान लेके चले कि भाई मुंबई में जैसे हम लोग अधिक लोग रहते हैं, तो हमारी एक परंपरा ऐसी रही है कि भाई सबसे पहले जो बेस्ट अवेलेबल ऑप्शन है उसको सिलेक्ट कीजिए। बिल्कुल। मान लीजिए कि 3 मित्र अगर बस में सवार होते और मुंबई में जैसे हम लोग पीछे के डोर से जैसे अंदर प्रवेश करते हैं, तो पहले तो जो व्यक्ति अंदर जाते ही जहाँ पर जगह है वहाँ पर बैठ जाते हैं। जैसे जैसे बस आगे बढ़ते जाएगी, स्टॉपेजेस आगे बढ़ते जाएंगे, तो कोई ना कोई तो उतरता है। जैसे आगे की सीट खाली होती ना, वो चर वाला भी वहीं पे मूव होते रहेगा। वो अपना स्टॉपेज आने तक में वो एकदम वो ड्राइवर के आसपास की सीट तक पहुंच जाता है। वो चर का स्वभाव है। बिल्कुल। और जैसे 3 मित्र साथ में ही चढ़े हैं, तो जैसे वो चर वाला जैसे वो आगे जाके बैठ जाएगा, हमेशा वो पीछे मुड़ के देखेगा, अपने बाकी 2 मित्र हैं उनको बुलाएगा कि आप भी आ गए हो। स्थिर वाला बोलेगा नहीं, अभी मुझे जो सीट मिली है बराबर है। बिल्कुल।
फिर वो आग्रह करेगा तीसरे वाले को, जो द्विस्व वाला है। अभी द्विस्व वाला जो है हमेशा ज़्यादा चंचल है, थोड़ा बुद्धिशाली भी है। वो समझता है कि भाई आगे जाने में अच्छा आनंद रहेगा या पीछे बैठे वहीं पे है, कन्फ्यूजन। थोड़ा कंफ्यूज रहता है। और कई बार ऐसा होता है कि वो जो समय लगा लेता है ये सोचने में, उतने में फिर वो उठ के आगे जाता है तो पता चला आगे भी कोई बैठ गया, पीछे मुड़ के पीछे देखा भी तो बैठ गया। पीछे भी कोई बैठ गया। तो ये चर स्थिर द्विस्वभाव है। और कोई भी गुण आपका खराब नहीं है। जहाँ पर आपको गतिशीलता लेनी है, ऐसी स्थिति में चर राशि में बैठे हुए ग्रह हमेशा आपको सफलता ज़्यादा देते हैं। अभी जैसे एंटायर वर्ल्ड में जितने भी लोग मार्केटिंग से लेके अलग अलग जगह पे प्रवास पर्यटन करते हैं, ये सारे चर राशि वाले हैं। और यहाँ तक कि हमारे जो ट्रेन के जो मोटरमैन से लेके फ्लाइट के जो एयरक्राफ्ट चलाने वाले पायलट्स हैं, वो मूव होते ही रहते हैं। इवन शिप में जो है कैप्टन वगैरह, वो लोग आगे भी बढ़ते हैं। तो उनकी पूरी जीवन में चर यानी गतिशील ही रहे हैं। स्थिर वाले एक जगह पे बैठ के वो अपना काम करते हैं। द्विस्व वाले हैं वो समय समय पे आगे बढ़ते हैं या तो थोड़े टाइम के बाद वापस एक जगह पे रुक जाते हैं। तो ये चर स्थिर द्विस्वभाव है, उसमें हम लोग ऐसे बता सकते हैं कि चर वाला जो है वो परमानेंटली अपना स्वभाव रखता नहीं है। अगर गुस्सा भी हो गया तो चर वाला शांत भी जल्दी हो जाएगा। हालांकि स्थिर वाला है वो जल्दी गुस्सा होता नहीं है, लेकिन एक बार गुस्सा हो गया तो उनको शांत करने में समय लगेगा। ओके। और द्विस्व वाला है वो सब्जेक्ट टू कि उनको गुस्सा करना है या स्थिर रहना है। तो यहाँ पर चर स्थिर द्विस्वभाव के 3 गुणधर्म के बाद हमारे आचार्य ने और फर्दर एनालिसिस किया कि उनको पूरे राशि चक्र को 4 विभाग में बांटा, अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल। हालांकि मानव जो शरीर है वो पंच महाभूत का बना हुआ है, उनमें से आकाश तत्व है वो 12 के 12 राशि में हर जगह पे बटा हुआ है। बिल्कुल। लेकिन बाकी के जो 4 तत्व है उनको लेके ज्योतिष में चर्चा होती है। तो अग्नि तत्व है वो उग्रता से जुड़ा हुआ है। और हम लोग आयुर्वेद की जो बात करें तो वो हमारे पित्त तत्व को रिप्रेजेंट करता है। ओके। यानी हम लोग जो एसिडिटी वगैरह जो बताते हैं, जो पित्त है। पृथ्वी तत्व है, उनके अंदर तीनों दोष है, त्रिदोष, वात, पित्त और कफ, तीनों उसमें मिले हुए हैं। ओह। वायु तत्व जो है वो वायु प्रधान है। तो वायु वाले ही इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, अभी जैसे आज के समय में हम लोग बोले तो एक समय की अलग अलग समय पे महिमा मंडित जैसे हम लोग होते गए थे। एक समय पे जिनके पास फिजिकल प्रॉपर्टी एसेट्स ज़्यादा है वो लोग समाज के बड़े धनी लोग माने जाते थे। बिल्कुल। लेकिन जब से ये वायु तत्व एक्टिव हुआ है तो अभी जिनके पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ज़्यादा है, यानी ये आपके आईटी फील्ड ले लीजिए, जिनके पास डेटा है, बहुत सारे कंटेंट है, वही विश्व के सबसे है। और वायु तत्व इन दिनों पे चरम सीमा पे है। प्रत्येक राष्ट्र में आप देखेंगे तो वहाँ की जो जनसंख्या या वहाँ के जो लोग हैं वो आकाश तत्व को कॉन्कर करने में लगे हुए हैं। जिनके पास मैक्सिमम सैटेलाइट होंगे वो आदमी, जो समाज है वो दूसरों के ऊपर अपना प्रभाव डालेगा। बिल्कुल। तो वायु तत्व जो है वो विज्ञान की राशि भी है और आकाश से जुड़ी हुई राशि ज़्यादा मानी जाती है। तो उन लोग के पास बौद्धिक सामर्थ्य अनेक है। ओके। और हमारे ज्योतिष शास्त्र में अग्नि तत्व के साथ हमारे वर्ण व्यवस्था भी जोड़ दी थी। क्षत्रिय वर्ण है जो है अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करता है। पृथ्वी तत्व है वो वैश्य वर्ण है, लेन देन करना, क्रय विक्रय करना। वायु तत्व है वो शूद्र वर्ण है। शूद्र वर्ण तो हमारे अब तक में जो पारंपरिक जो मूल्य है उसमें हम लोग शूद्र वर्ण को लोअर कास्ट करके जो उतार देते थे, उनकी हंसी मजाक करते थे। हकीकत में ऐसा नहीं है। ओह। हमारे जितने भी जो साइंटिस्ट है वो सब शूद्र वर्ण है। उनका काम है बाकी की वर्ण व्यवस्था को सपोर्ट प्रोवाइड करना। राइट। जो हमारी जैसे आज हमारे घर पे समय पे दूध पहुंचता है, अखबार पहुंचते हैं, ये सारे सेवाकीय कार्य है। जी। तो परमार्थ के जो कार्य है शूद्र वर्ण को दिए गए हैं। तो वो शूद्र वर्ण जो है, जो नए इनोवेशंस है वो सब शूद्र वर्ण ही करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक सेकंड के लिए रोकना चाहूँगा। आप ये बताना चाह रहे हैं कि आज की तारीख में उसको बहुत मिसरिप्रेजेंट किया जा रहा हाँ है, जी। जबकि ओरिजिनल वैदिक काल में उसका लॉजिक बहुत अलग था। हाँ जी। आप प्लीज़ कंटिन्यू कीजिए। क्योंकि अग्नि तत्व जो है वो क्षत्रिय वर्ण है तो उनका काम है डिफेंड करना, लोगों की रक्षा करना। वैश्य वर्ण है यानी पृथ्वी तत्व, वो है लेन देन क्रय विक्रय करना। शूद्र वर्ण जो है वो सेवा के कार्य में थे। जल तत्व है वो विप्र वर्ण यानी ब्राह्मण वर्ण, उनका काम था लोगों को शिक्षित करना, ज्ञान बांटना।
तो ये चारों जो तत्व है, वो चारों तत्वों में वापस वही क्रम से मेष राशि यानी अग्नि तत्व, वृषभ यानी पृथ्वी तत्व, मिथुन यानी वायु तत्व, कर्क यानी जल तत्व, वापस वो रिपीट होगा सिंह से अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल। तो ये चारों तत्व है, तो जल तत्व है वो संवेदनाओं का है। आपके हमारे सबके जो सबसे पहले हमारे बताते हैं कि भाई पहली गुरु है वो हमारी माता है। वो माता ही हमें संस्कार देती है। फिर हमारा आगमन होता है हमारे प्रत्यक्ष गुरु का। तो गुरु भी हमें संवेदना सिखाते हैं, लाइफ़स्टाइल पैटर्न सिखाते हैं, वो जल तत्व है शिक्षा के माध्यम से। और हमारे पहले के समय में तो बच्चों को गुरुकुल में भेजा जाता था विद्या संपादित करने के लिए। तो उसका मतलब कि बच्चा जब तक एक टीनेज अवस्था पूरी ना करे तब तक अपने गुरु के संग में रहता था, ताकि उनके पास पूरा का पूरा जो समय और संस्कार का जो लेके एक मापदंड उत्तम रूप से डेवलप हो, वो जल तत्व का गुण है। और ये चारों तत्व जो है वो चारों तत्व के साथ चारों तत्वों में से कोई भी एक तत्व की जो चेन लाइन है ब्रेक होती है, डैमेज होती है, तो समाज के ऊपर उनका बड़ा गलत प्रभाव पड़ेगा। ओके। यदि जल तत्व यानी ब्राह्मण रूपी तत्व का अभाव बना तो समाज को शिक्षित करना संस्कारिता में वो पीछे हट जाएगा। ओके। और जैसे वो पीछे हटा तो पशुता आगे बढ़ते जाएगी, राक्षसी तत्व आगे बढ़ेगा। शूद्र वर्णाग्नि अगर कमज़ोर हो गया तो ये समाज के जो कंफर्ट जोन है, जो समय पे फैसिलिटी अवेलेबल होती है, वो चेन रिएक्शन आपका टूट जाएगा। अर्थव्यवस्था जो है समाज की, वो पूरी पृथ्वी तत्व संभालता है। तो वो पृथ्वी तत्व अगर कहीं ना कहीं गलत हो गया या उसमें कुछ डैमेज हो गया तो लेन देन को लेके यानी हम लोग जो तेजी मंदी का जो विचार करते हैं उसके ऊपर इफेक्ट होता है। अग्नि तत्व यानी आपकी सार्वभौमता, जी। यानी आपका सेल्फ डिफेंस। कोई राष्ट्र है या कोई समाज है, उनकी डिफेंसिव सिस्टम अगर कहीं ना कहीं ब्रेक होती है तो वो लोग सस्टेन नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। और शरीर के अंदर भी यही मैकेनिज्म काम कर रहा है। शरीर में भी एक जो है हमारा, हम लोग बताते हैं कि भाई अधिकांश तत्व जल तत्व है। पृथ्वी के अंदर भी 70% पानी का भूभाग है, 30% लैंड का पार्ट हम लोग पकड़ते हैं। शरीर में भी मेजर कंटेंट है वो जल तत्व के रूप में ब्लड है या दूसरे अलग वाटर एलिमेंट्स है। तो ये ज्योतिष शास्त्र है वो आयुर्वेद के साथ ही पैरेलल चल रहा है और एनाटॉमी को समझा के ही आगे बढ़ता है। मेष राशि जो है वो मूलभूत रूप से मंगल की राशि होने के कारण यहाँ पर सबसे अधिक उनका जो गुण है वो वर्चस्व और नियंत्रण करना, मैनेजमेंट व्यवस्था संभालना, वो मेष राशि का है। वृषभ राशि जो है खान पान से जुड़ी है, मौज शौक से जुड़ी है और उनके अंदर एक प्रकार की अपनापन बनाने वाली जो खासियत है, जिनके कारण लोग अपना पारिवारिक भावना बढ़ाते हुए आगे बढ़ते हैं। मिथुन राशि जो है वो सूर्य की राशि मानी जाती है, कम्युनिकेशन की राशि मानी जाती है, संवादों की राशि मानी गई है। तो ऐसे लोग अपना संवाद के अंदर बहुत ही अच्छी तरह से अपनी प्रस्तुति करते हैं। और जो आप आज समझो कि ये पॉडकास्ट जैसे बना रहे हैं तो उसमें भी मिथुन राशि का सबसे बड़ा योगदान है कि आने वाले अमुक वर्षों तक उनका एक प्रभाव रहेगा। बिल्कुल। कर्क राशि है वो केवल संवेदना से जुड़ी हुई है। एक हार्टली आप अंदर से क्या फील करते हैं। जी। जितने भी कर्क वाले हैं वो बहुत बड़े भावुक होते हैं। कई बार हम लोग देखते हैं कि परिवार में भी जो कर्क वाला है वो कुछ अच्छी बुरी खबर सुन के साथ में कभी कभी रो भी लेता है और हंस भी लेता है। वो ज़्यादा भावना मान है। और 12 राशि में सबसे ज़्यादा लोग विश्वास करने वाली राशि जो बताएंगे वो कर्क राशि है। वो लोगों का दिल भी जल्दी जीत लेते हैं अच्छा। क्योंकि बहुत बड़े भावुक है। बिल्कुल। सिंह राशि जो है वो रॉयल राशि है। 12 राशियों में सिंह समान, यानी जंगल में शेर को जैसे राजा कहा जाता है, तो उनका व्यक्तित्व ही अपना प्रतिभा संपन्न होता है। और जहाँ पर भी सिंह राशि वाले हो तो छुपे नहीं रहते। एक तो उनकी बातचीत करने का ढंग ही बड़ा निराला होता है, बड़े ज़ोर से बात करते हैं, तो उनकी आवाज़ को हम लोग दबा नहीं सकते और स्वयं प्रतापी है। और ये सिंह राशि जो है वो एक गवर्निंग राशि का भी बताया जाता है कि ग्रह व्यवस्था में सभी ग्रह जो है वो अपनी प्रकाश या रोशनी जो भेजते हैं, लेकिन बाकी किसी के पास स्वयं प्रकाश नहीं है। केवल सूर्य नारायण के पास ही है अपने प्रकाश। वो बाकी ग्रह तो रिफ्लेक्ट करते हैं। जी। तो उस 12 राशि में जो राजा समान राशि है वो सिंह राशि है। ओके। कन्या राशि जो है वो वापस बुध की राशि है। तो कन्या राशि के अंदर जो है वो
कोई भी वस्तु को एनालिसिस करना, उनको वेल डिफाइन करना और मूलभूत रूप से समाज के अंदर जो व्यापारी जो व्यवस्था है, क्रय विक्रय, लेन देन करना, वो कन्या राशि के अधीन है। तुला राशि जो है वो एक प्रकार से वैश्विक राशि मानी जाती है कि वो रंगमंच की राशि है, पब्लिक लाइफ से कनेक्टेड राशि है। तुला राशि वाले व्यक्ति जो है बड़े हंसमुखे होते हैं। वो शुक्र का जो रोल है एक डोमेस्टिक पार्ट में वृषभ का पार्ट है, और तुला राशि एकदम पूरे ग्लोबली प्लेटफॉर्म के ऊपर जो अपने आप को प्रेजेंट करने वाले हैं वो तुला राशि है। यहाँ पर मैं आपको और भी एक बातें ऐड करना चाहूँगा। जैसे ज्योतिष में हम लोग जब एनालिसिस करते हैं तो कोई भी व्यक्ति का सबसे पहले लग्न डिफाइन करते हैं, उनकी जन्म लग्न राशि क्या है और एक चंद्र राशि क्या है। लग्न राशि जो है वो हमारे शरीर के साथ जुड़ी हुई है और चंद्र राशि है वो हमारे मन के साथ जुड़ी है। कई लोगों का लग्न और चंद्र दोनों एक ही राशि में होते हैं और कई लोगों का अलग अलग राशि में होते हैं। तो यहाँ पर एक लिमिटेशंस पकड़ के चल रहे हैं कि लग्न राशि से हम लोग शरीर का विचार करते हैं कि वो कैसा दिखेगा। कैसा दिखेगा, बॉडी स्ट्रक्चर क्या है, और चंद्र राशि है उनकी मन की भावनाएं हैं। ओके। हाँ, यदि आपका लग्न और चंद्र एक दूसरे के अनुरूप बने हुए हैं तो जैसा आपका शरीर है ऐसी भावना फ्लो हो रही है। कई बार शरीर की जो लिमिटेशंस है उससे मन एकदम विपरीत अवस्था में काम करता है। तो जैसे हम लोग एक मजाक के रूप में कहते हैं, कई कई बार भगवान ने शरीर एक अलग रूप से बनाया है और लोग गाना गाते परी हूँ मैं, तो वो मिसमैच होता है। तो उसी तरह से यहाँ पर जो हमारी चंद्र जो है वो भावना को रिप्रेजेंट करता है। तो उसके लिए हम लोग चंद्र राशि जो है वो केवल उनका स्वभाव के साथ जुड़ा हुआ है, लग्न राशि उनका फिजिकल स्ट्रक्चर के साथ जुड़ा है। ओके। चंद्र अगर इफेक्ट होगा तो मन की भावना को आहत होगी, और शरीर की लग्न कुंडली अगर डैमेज हो रही है तो वहाँ पर शरीर के अंदर कुछ खामियां रहेगी या तो उनकी लिमिटेशंस होते हैं। तो यहाँ पर ये कन्या राशि, तुला राशि और फिर आती है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि का जो गुण है वो समर्पण की राशि मानी जाती है। जितने भी एंटायर वर्ल्ड के अलग अलग जो प्लेटफॉर्म्स है उसके फाउंडेशन लेवल की जो नींव रखी गई है और जो साइलेंटली काम कर रहे कभी फ्रंट में नहीं आते हैं, वो सारे वृश्चिक वाले हैं। सेक्रीफाइस की राशि है। हमेशा आप देखेंगे तो मकान जैसे निर्माण होने के बाद लोग मकान की दीवारों का, उनके स्ट्रक्चर की वाह वाह करेंगे। कोई व्यक्ति उनकी फाउंडेशन की नींव कितनी मजबूत है उसकी जो है वाह वाह नहीं करते। ये हमेशा हिडन मोड पे होते हैं, उनको सेक्रीफाइस करना है। और वृश्चिक राशि का सिंबल भी देखेंगे तो बिच्छू है जी। जब माँ बच्चे पैदा जैसे करती है तो वो बच्चे जो है ना वो उनका पेट फाड़ के बाहर आते हैं। बिल्कुल। तो वहाँ पर माँ अपने आप को समर्पण कर देती है ताकि बच्चा अपना नया जीवन शुरुआत कर सके। तो वो गुण है वृश्चिक राशि का। और ये दोनों मंगल की राशि है, मेष राशि और वृश्चिक राशि। एक मंगल की राशि जो है वो सर्वोपरिता की राशि है, मेष राशि, और वृश्चिक राशि जो है वो समर्पण की राशि है। हमेशा वृश्चिक राशि वालों को वाह वाह समाज से नहीं मिलती है। बहुत बार हमारे पास जो प्रश्नकर्ता जब आते हैं ना तो उनकी इच्छा होती है कि सब कुछ भगवान की कृपा से मिला लेकिन समाज से मुझे एप्रिसिएशन नहीं मिला। तो कई बार हम लोग चेक करते तो पता चल भाई आपकी तो वृश्चिक राशि है। तो आपको ये त्याग करके ही चलना है। आप अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए कहीं ना कहीं आपको त्याग करना है। और हम लोग भी, हमारा जो परिवार में, हमारे घर में सबसे ज़्यादा सेक्रीफाइस करने वाले देखा जाए तो परिवार के अंदर हमारी माँ होती है, जो अपना बाकी सारी एक्टिविटी को समर्पण भाव से त्याग करके केवल परिवार के कल्याण के लिए भोग देती है। वो भी वृश्चिक राशि है। बट एट द सेम टाइम ये भी एक बहुत कहा जाता है कि वृश्चिक राशि एक ऐसी राशि है कि जिसके साथ अगर आप कुछ धोखा करते हैं या घात करते हैं तो वो छोड़ेंगे नहीं आपको। हाँ, वो डंक देखेंगे, दंडित करेंगे, क्योंकि बिच्छू जो है वो उनका स्वभाव है। लेकिन कहीं ना कहीं अल्टीमेट ऐसा है कि ये टोकने की या दंडित करने की जो परंपरा है, जब हम लोग अनुशासन छोड़ते तब ये होता है। ओके। तो हमारे घर में भी जैसे माँ है तो माँ दंड, सबसे पहले दंड माँ ही देती है। गुरु के पास जब बड़े होते तब पढ़ने जाते हैं। तो वृश्चिक राशि का गुण है कि वो हमेशा थोड़ा, उनकी एक हम लोग बोलते हैं कि लैंग्वेज जो है वो थोड़ी कड़वाहट के साथ होती है। और वृश्चिक राशि का जो है कि एक गुण है कि भाई वो लोगों के बारे में अच्छी बातें
बनाना या उसको डेकोरेट करके बताना, वो उनके पास एक अभाव है। और जो ओके। है वैसा का वैसा बोल देते हैं। जी। तो अल्टीमेट उनके कारण क्या होता है कि लोग ऐसा होता है कि भाई वृश्चिक राशि वाले हमेशा थोड़े ज़्यादा कड़वाहट के साथ बोल देते हैं या गलत टाइम पे टोक देते हैं। तो ये वृश्चिक का गुण है और वो उसका एक साइड इफ़ेक्ट है। ज़्यादा करके वृश्चिक राशि वाले जो है वो अपने सिस्टम के अंदर डेडिकेट होके रहते हैं, तो उनसे ही वो पूरी भव्यता उस बिल्डिंग की या उस परिवार की बनी रहती है। और परिवार में भी कोई ना कोई एक व्यक्ति तो सेक्रीफाइस करता ही है। जी। और वो वृश्चिक राशि के साथ आगे बढ़ेंगे तो वो धन राशि है, गुरु की राशि है, धर्म की राशि भी हम लोग मानते हैं, हमारे भाग्य की राशि भी मानते हैं। धनु राशि वाले बड़े क्योंकि अग्नि तत्व है और अग्नि तत्व के साथ उनके पास हम लोग शॉर्ट में बताया तो हमारे पौराणिक संदर्भ में एक प्रकार के दुर्वासा मुनि जैसे हैं। बहुत क्रोधित होते थे। क्रोधित जल्दी हो जाते हैं और उनका लक्ष्य बहुत क्लियर है। जो व्यक्ति अपने लक्ष्य से भटक जाता है तो उसको वो दंडित भी करते हैं। और हमारे गुरु की राशि भी मानते हैं, तो हमेशा समाज में अनुशासन जो है ना, वो भी गुरु ही देते हैं। और धनु राशि के पास ये गुण है और धनु राशि के लिए ऐसा माना जाता है कि भाई वो दुर्वासा प्रकार के होने से कई बार वो क्रोधित अवस्था आने से उनके पास लोग लंबे समय तक काम नहीं कर सकते। जब गुरु के सामने खड़े हैं तो बच्चे अनुशासन के साथ खड़े रहेंगे, जैसे गुरु गए तो फिर अपने आप मुक्ति का अनुभव करते हैं। वो धन राशि का गुण है। मकर राशि जो है वो शनि की राशि है और शनि की दोनों राशियाँ अगर देखेंगे तो मकर और कुंभ में डिफरेंस जो है, एक पृथ्वी तत्व है, एक वायु तत्व है। मकर के पास जो है ना वो शारीरिक ताकत है और कुंभ के पास है वो बौद्धिक ताकत है। जहाँ पर फिजिकल फॉर्म में जो एफर्ट्स करने हैं वो मकर राशि एक्टिव होनी चाहिए और जहाँ पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से आप जो कुछ अनुमान लगा रहे हैं वहाँ पर वायु तत्व बलवान होनी चाहिए। और दोनों शनि की राशि होने से दोनों कर्म प्रधान राशियाँ हैं। हमारे समाज में भी पूरे समाज को देखेंगे तो बहुत सारे लोग एक जड़ता के साथ शारीरिक रूप से काम कर रहे हैं। वो सारे के सारे जो जन समूह है उनको हम लोग मकर राशि में समाविष्ट कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग केवल अपनी कल्पना से, अपने बौद्धिकता से ही बहुत कुछ नाप लेते हैं, जी। तो वो कुंभ वाले हैं। लेकिन मकर और कुंभ में देखा जाए तो कुंभ राशि के अंदर जो है वो रहस्यमय राशि भी मानी जाती है, उसका कोई कारण है? क्योंकि वो वायु तत्व है। जैसे ब्रह्मांड भी जैसे हम लोग अभी भी हमारा विज्ञान बहुत कुछ नए संशोधन हमारे लिए दे रहा है, जी। लेकिन अभी तक हम लोग पूरा ब्रह्मांड का ताग नहीं लगा पाए कि ब्रह्मांड में क्या क्या है। उसी तरह से ये कुंभ राशि का जो घड़े के अंदर, इस ब्रह्मांड के अंदर क्या क्या जीव सृष्टियाँ है, वो निरंतर एक हमारा जो संशोधन चालू है। और हम लोग जब तक वो अनुमान नहीं लगा सकते तो कहीं ना कहीं फुल स्टॉप रख नहीं सकते। ज्योतिष शास्त्र भी एक ऐसा है शास्त्र है कि जहाँ पर कोई फुल स्टॉप नहीं आता है, क्योंकि ये अनंत कोटि ब्रह्मांड है। जी। तो कुंभ का जो गुण है वो कांस्टेंट। और वो और बात बता दूं कि हम लोग ने जो डिफाइन किया उसमें शूद्र वर्ण की ही राशि है, विज्ञान की राशि भी है, शूद्र वर्ण की भी राशि है। तो केवल वो अपना 12 राशि में सबसे ज़्यादा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, 12 की 12 राशि में कुंभ राशि में सबसे सर्वोपरि है। वाह। उनके बाद वायु तत्व की राशियाँ जो है वो मिथुन और तुला, वो नेक्स्ट क्रम में आती है। तो ये बौद्धिकता के साथ जो है कुंभ राशि का सबसे पहले लगाव रहा है। और अभी ये वर्तमान में कुंभ राशि के अंदर ही शनि चल रहा है। ओके। और बहुत वर्षों पहले लगभग 2009 या 10 के आसपास मुझे एक जब मैं रिसर्च कर रहा था तो मुझे ऐसे सूझा था कि भाई ये चरम सीमा कब होगी, क्योंकि नए नए आविष्कार आते ही जा रहे हैं। जी। और 2008 या 9 के आसपास मेरे ख्याल से ये व्हाट्सएप का उपद्रव बढ़ना स्टार्ट हुआ। करेक्ट। तो लोग कम्युनिकेट करना अलग अलग ढंग से स्टार्ट किए। उस समय देख रहा था कि मैं सोशल मीडिया पर कुछ न्यूज़ आते थे कि भाई जैसे गूगल है वो विश्व की सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है, क्योंकि उसके अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। तो मैं समझने का प्रयास कर रहा था कि ये गूगल की जो भी किसी व्यक्ति ने जो स्थापना की है और एक मानव समाज के कल्याण के लिए एक पर्याय बनाया है, संवाद के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, तो वो उनकी सर्वोच्चता कब होगी। तो आपने अभी ये पिछले 2 साल से शनि कुंभ राशि में आ चुका है और अभी ये 2 साल से आप हम लोग
बार बार ये अखबारों में या मीडिया से समाचार सुन गए कि अभी एक नई आविष्कार जैसे होते गए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो ये कुंभ राशि के अंदर ही ये वर्चस्व बनना स्टार्ट हुआ। और ये कुंभ राशि जो है वो एक विज्ञान के अंदर शिखर की राशि मानी गई है। तो ये कुंभ राशि का अभी तो अगले मार्च 2025 तक कुंभ राशि में शनि रहेगा। तब तक में बहुत सारे नए आविष्कार होते जाएंगे ओके। और उसमें ये सारे कुंभ वाले जो है वो थोड़े, हम लोग शनि प्रधान राशि है, तो ये बहुत सारे आप देखा होगा कि अलग अलग फील्ड में जो साइंटिस्ट टाइप के लोग हैं थोड़े अस्त व्यस्त होते हैं, वो अपनी परवाह नहीं करते, वो अपने काम में लगे रहते हैं, दिन रात वो अपना संशोधन चालू रखे। पिछले समय में हम लोग ने ये महामारी का देखा, कोरोना का, उसमें भी हमारे जितने भी जो साइंटिस्ट थे उसने इधर वैक्सीन बनाया या जो भी कोई आविष्कार में लगे, तो उन्हीं के देन है ये कुंभ राशि, क्योंकि वो मानव कल्याण के लिए सतत कार्यरत है। और आज तक देखा जाए तो जितने भी विज्ञान के जो सर्वोपरि व्यक्तियों ने जो आविष्कार किया है, किसी ने अपनी जो नॉलेज को कहीं बांध के नहीं रखा है, वो समाज कल्याण के लिए उन लोग देते गए। बिल्कुल। बराबर, तो ये कुंभ राशि का गुण है। और कुंभ राशि के अंदर एक ये भी साइड इफेक्ट है कि कुंभ राशि वालों को हम लोग हंसते बहुत कम देखते हैं, क्योंकि वो बड़े विचारशील है, हमेशा गंभीर मुद्रा में होते हैं। फिर वही वस्तु की हम लोग नेगेटिव पार्ट देखें तो मकर के लिए भी किया जाता है कि मकर राशि वाले बहुत अपने आप को, जितना शुक्र वाले सज धज के तैयार होते हैं, वृषभ वाले, तुला वाले, उससे बिल्कुल उल्टा है मकर वाले। वो अपने आप को वेल डेकोरेट करते ही नहीं है। वो बोलते हैं हमारा काम क्या है, अगर मेरे अपीयरेंस से अगर आपको काम देना है तो मुझे वो तैयार होना ही नहीं है, मेरे अंदर जो खूबियाँ है वो अलग है। तो मकर राशि जो है वो कर्म प्रधान राशि है, वो अपने कर्म के साथ जुड़े रहेंगे। और आप देखेंगे तो जितने भी मकर राशि वाले हैं ना, वो उनको हमें कभी ड्रेसअप करना पड़ता है। घर वाले जैसे टिक्का करके बोलते हैं नहीं आज तो अच्छे ढंग के कपड़े पहनो। कभी कभी मिसमैच होता है कि पैंट शर्ट का कलर है या जो ड्रेस कोड है, या तो शूज़ जो है वो मिसमैच करके पहने। तो ये मकर राशि का कोई खराबी नहीं है, लेकिन वो अपने मूल कर्तव्य के साथ जुड़े हैं। उनको बाहर के अपीयरेंस से कुछ लेना देना ही नहीं है। वो परमात्मा ने वो काम दिया है, वो शुक्र वालों को दिया है कि अंदर कुछ हो या ना हो, अपीयरेंस उनका एकदम इतना होगा कि लोग उससे ही प्रभावित हो जाते हैं, एकदम राजा की तरह। राजा की तरह। और वो शुक्र की एक महिमा है कि वो जैसे बोलते हैं ना कि हम लोग हमारे जो पूरे शरीर के अंदर अलग अलग इंद्रियां हैं, हम लोग भी ज्ञान की जानकारी, पहले तो हमें आँख रूपी इंद्री जो है उससे हम लोग जानकारी लेते हैं कि वो कैसे दिखता है। अगर किसी के मुँह में भी पड़ते हैं तो मुँह का जो मूल कारण है वो आँख ने देखा, बराबर। और ज्योतिष को भी शास्त्र में नेत्र का रूप दिया गया है, दर्शन शास्त्र। ओके। तो वो कुंभ राशि और मकर राशि में, मकर राशि जो है वो एक सुस्त राशि मानी गई है, लेकिन कर्तव्य परायण राशि है। कर्म में अपने रचे पड़े रहते हैं, उनको बाहर का जो ग्लैमर पार्ट है वो उनको छूता नहीं है। हाँ, उस पर ग्लैमर पार्ट नहीं है, तो कई बार ऐसा होता है कि लोग मकर वालों को थोड़ा प्रीफर कम करते हैं, और राशि चक्र में तो उनको मगर की एक उपमा दी है। बिल्कुल। तो मगर जो है वो जब अपना शिकार पकड़ना है या अपना कार्य करना है तो पलक झपकते वो कर लेता है, उनके अंदर लेजीनेस नहीं है। लेकिन वो बाहर वालों को ऐसे दिखता है कि वो जाड़ी चामड़ी है, वो सुस्त पड़ा है, लेकिन वो अपनी प्रवृत्ति में निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं। मकर राशि और कुंभ राशि का ये डिफरेंस पकड़ा जाए तो ये भी एक है कि ये दोनों शनि की राशि है ना, वो मानव कल्याण के लिए हमेशा अविरत अनंत काल से चलती आ रही है। और हम लोग जैसे जब कभी किसी का भविष्य कथन करते हैं या तो कुछ उनका एनालिसिस करते हैं ना, तो देखते हैं कि अगर आपके घर में कोई शनि प्रधान व्यक्ति नहीं है तो ऐसे लोगों का भविष्य डगमगा जाता है। ओके। क्योंकि जो विजनरी पार्ट है वो मकर और कुंभ के पास है। आपके ओके। पास लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी जो बनाना है वो शनि वाला ही बना सकता है, जी। क्योंकि शनि सभी ग्रहों में मंद ग्रह माना जाता है। और मंद होने के कारण इनके पास लॉन्ग टर्म जो स्ट्रेटजी, हमारे जो अभी तक जो सरकार द्वारा जो अलग अलग आयोजन पंच वगैरह जो बने हैं, प्लानिंग कमीशंस बने हैं, वो सब शनि प्रधान है। अभी जल तत्व की जो आखिरी राशि है मीन राशि, तो मीन राशि 12 राशियों में से सबसे ज़्यादा निर्मल राशि जो बोलते हैं, एकदम सौम्य सरल, वो मीन राशि है। गुरु की राशि है। और मीन राशि के जो व्यक्ति है उनका जैसे उनकी आंखें या उनका व्यक्तित्व देखें तो एकदम बहुत ही निर्मल होता है। और एक बहुत सारे लोगों का बॉडी कंटेंट एकदम मस्कुलर होता है।
और कई लोगों का बॉडी जो है एकदम वाटरी कंटेंट जैसे होता है, ऐसा मीन राशि का प्रभाव है। फिलोसॉफिकल वे से देखा जाए तो भी मीन राशि के जो विचार है ना सबसे यूनिक होते हैं। नॉर्मली हम लोग कई बार ऐसे बोलते हैं कि दीपक बुझ गया है, तो इन लोग की फिलोसॉफी ऐसे होती है कि प्रभात ऑलरेडी हो चुका है, अब सूर्य नारायण अपना प्रकाश देने वाले हैं, इसके लिए दीपक बुझा है। ओके। तो वो एक जो एक है ना कि हमारे अलग अलग साहित्य में कि मुझे किसी का डर मत दिखाइए, ऑलरेडी सुबह हो चुकी है तो अभी उजाला होने वाला है। तो वो जो एक मछली का जो गुण है, और मछली जो है वो ऐसा है कि वो दोनों तरफ से प्रवाह में, यानी जहाँ पर पानी का प्रवाह आ रहा है उनके सामने भी तैरने की क्षमता है, वो मछलियों में होती है। तो उसके लिए मीन राशि को उभयोदय राशि माना जाता है, यानी वो कभी भी एक्टिव हो सकती है। उन लोग रिवर्स ट्रेंड में भी जा सकते हैं और फॉरवर्ड ट्रेंड में भी जा सकते हैं। और मीन राशि के जो व्यक्ति है वो समाज को नई दिशा दिखाने में हमेशा आगे बढ़ के आते हैं। और मीन राशि कालपुरुष के अंदर 12वें स्थान की, यानी भोग विलास की राशि भी है। बहुत सारे लोग ऐसा होता है कि हमारे पुरातन कार्यों में जहाँ पर आप कोई आसक्ति भाव से कार्य नहीं करते, तो ऐसे कार्य को दोष नहीं लगता है। और वो दुर्वासा मुनि का और कृष्ण का एक प्रसिद्ध वो एक है कि भाई गोपियाँ जब दुर्वासा मुनि को खाना खिलाने जब गई थी, तो बीच में वो यमुना पूरे जोर शोर से बह रही थी। तो कृष्ण ने बताया कि भाई उनको यमुना को प्रे करो कि अगर आजीवन कृष्ण ब्रह्मचारी रहे तो मार्ग दे दो। तो यमुना हट गई और मार्ग दे दिया, और उधर जाके गोपिया ने दुर्वासा मुनि को खाना खिलाया। लेकिन जब वापस आने का जब समय हुआ तो पता चला कि वापस यमुना तो बह रही है। तो बोला चलो अभी कृष्ण तो वो टाइम भेज तो दिया था अभी, तो वापस दुर्वासा मुनि को प्रे करते कि भाई प्रभु अभी, तो बोले आए कैसे थे? तो बोला कृष्ण ने हमको इतना बताया था कि अगर कृष्ण आजीवन ब्रह्मचारी रहे तो हमें मार्ग दे दो, इतनी खाली प्रे करना तो नदी मार्ग कर देगी। बोला ठीक है कोई बात नहीं, तो अभी वापस जा रहे हो तो उनको बता देना कि आजीवन दुर्वासा मुनि अगर भूखे रहे हैं तो हे नदी माता हमें मार्ग दे दो। बोला अभी तो हम लोग आपको इतना भरपेट खाना खिलाया है। बोला मैं बोल रहा हूँ ऐसा करो। और जैसे आते तो यहाँ पर वो कहने का तात्पर्य कि बिना आसक्ति भाव के किए कार्य है ना, वो ये मीन राशि की ताकत है। ओके। तो वो हमारे जो विचारों में कहीं ना कहीं कोई जड़ता या कोई शिथिलता आ जाती है, तो मीन राशि वाले व्यक्ति जो है वो बहुत ही सरल स्वभाव के होते हैं। उनको हर वस्तु का एक यूनिक फॉर्मेट सोचने की जो ताकत है वो मीन राशि के पास है। और ऐसा परिवार में हम तो सबको जैसे बताते हैं कि परिवार में हर राशि का कोई ना कोई एक व्यक्ति तो होना चाहिए, क्योंकि उनकी एक अपनी एक समझ है, एक शक्ति है। और उस शक्ति का अगर उस परिवार को सहयोग मिलेगा तो परिवार बहुत जल्दी से आगे बढ़ेगा। बिल्कुल। तो ये हमने सारी राशियाँ डिफाइन कर ली हैं। हाँ जी। अभी राशियों के बाद हम बढ़ते हैं सारी प्लैनेट्स की तरफ। तो 9 प्लैनेट्स हैं और 9 प्लैनेट्स के अलावा कुछ शैडो प्लैनेट्स हैं। तो हाँ आप वो भी बताइए कि वो शैडो प्लैनेट्स का महत्व क्या है, उनको क्यों इंक्लूड किया गया, और पहले आप सारे 9 प्लैनेट्स बता दीजिए। जैसे हम लोग हमारी भारतीय पद्धति में विचार करें तो सूर्य से लेकर शनि तक मुख्य 7 ग्रह है। और ये 7 ग्रहों को ही 12 राशि का स्वामी का आधिपत्य दिया गया है। उसमें सूर्य चंद्र के पास एक एक राशि है, बाकी सभी ग्रहों के पास मंगल आदि ग्रह यानी मंगल बुध गुरु शुक्र और शनि, उन सभी के पास 2-2 राशियां हैं। तो सूर्य सिंह राशि का स्वामी स्वयं प्रकाशित है, सूर्य वर्चस्व वाला है। और सूर्य का प्रभाव हम लोग कैसे देखते हैं कि सूर्य वाले व्यक्ति के पास हम लोग उससे प्रभावित हो जाते हैं। सूर्य वाले व्यक्ति के आँखों में आँखें डाल के हम लोग बात नहीं कर सकते, हमारी आँखें थोड़ी झुक जाती है, वो तेजस्वी है। और आकाश में भी ऐसे देखा जाता है कि भाई जो ग्रह आकाश में सूर्य के साथ युति बनाएगा वो दृश्यमान नहीं होगा, यानी हम लोग उनको अस्त का ग्रह बोलते हैं। तो सूर्य स्वयं प्रकाशित है, आत्मशक्ति से जुड़ा हुआ ग्रह है। इनके पास अपनी खुद के एक विल पावर है, इच्छा शक्ति है। और जैसे हम लोग बोलते कि भाई जहाँ पर सूर्य का वास होगा वहाँ पर कहीं भी अंधेरा पनप नहीं सकता।
ओके। तो ऐसे ही हमारे घर में सूर्य प्रधान व्यक्ति जो है वो स्वयं प्रकाशित होने से कई बार घर में जो दुख या एक नेगेटिविटी या डार्कनेस आती है उसको कंट्रोल करने का काम सूर्य करता है। चंद्र है वो बड़ा चंचल ग्रह माना जाता है, गतिशील है, उनके बार बार संकल्प और विचार बदलते रहते हैं और छोटी छोटी बातों में रूठ जाना मनाना जो है वो भी चंद्र से जुड़ा हुआ है। चंद्र एक प्रकार का कवि हृदय है और जो भावुक लोग होते हैं उनको छोटी छोटी बातों में कभी कुछ कम लगना या तो एक अपने मन की फरियादें उठना, तो ये चंद्र का एक स्वभाव है। लेकिन जो सौम्यता, चंचलता है और एक शीतलता है वो चंद्र का गुण है। चंद्र हमारे सारे आध्यात्मिक जगत में अलग अलग जितने भी समुदाय या संप्रदाय है सब लोगों ने एक मत से कहा है कि हमेशा मन को वश करना है और मन जल्दी से वश में होता नहीं है। तो ये चंद्र है और चंद्र प्रधान व्यक्ति हमेशा ज़्यादा भावुक होते हैं और खुद भी कभी कभी भावना में बह जाते हैं। ऐसे लोगों को जल्दी से प्रेम होना या तिरस्कार की भावना भी जल्दी आ जाती है। लेकिन चंद्र जो है वो हमारा परिवार में माता के साथ उनका सबसे अधिक रिश्ता है, क्योंकि जननी जन्मभूमिश्च, तो वो माता से जुड़ा हुआ चंद्र जो है वो हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। और घर में अगर जैसे छोटे बच्चे होते हैं और किसी ने डांट दिया तो सबसे पहले जो भावुकता इमोशंस दिखाता है उनके पास बच्चा चला जाता है, बिल्कुल। तो वो चंद्र का भाव है। ओके। मंगल है वो आपका शौर्य पराक्रम है, एक आपकी निडरता है। जहाँ पर भी डर का माहौल है तो उस डर के सामने अपना पराक्रम शौर्य दिखाने का कार्य मंगल करता है। कई बार मंगल की उग्रता हमें तकलीफ भी देती है, उनकी जिद है। और मंगल ग्रह जैसे हम लोग कुंडली में जैसे देखते हैं कि भाई उनको मंगल दोष है, ऐसा कुछ नहीं है। मंगल हमेशा आपके अंदर भरपूर ऊर्जा शक्ति का आह्वान करने वाला ग्रह है। मंगल ग्रह जो है वो जिनके कुंडली में मंगल खराब या कमज़ोर है तो ऐसे लोग हमेशा थोड़े डरपोक होते हैं, समय पे भाग खड़े हो जाते हैं। और जिनका मंगल है तो वो किसी भी तरह से अपना मार्ग ढूंढ लेते हैं। और हमारे परिवार में या हमारे जीवन में मंगल का बलवान होना भी इसके लिए अनिवार्य है क्योंकि हम लोग हमारी सेल्फ डिफेंस बना सकें। बुध जो है हमारा एक इंटेलिजेंस है, मेमोरी पावर है। जिनका बुध अच्छा होगा उनको कोई शब्द या कोई भी वस्तु ढूंढना नहीं पड़ता है, वो अपने आप स्वयं स्फुरित आ जाता है। इवन वाक चातुर्य हम लोग जो बोलते हैं, गणित है। जिनकी बुध कुंडली में स्थिति कमज़ोर होने पर ऐसे लोग गणित से थोड़े डरते हैं, लॉजिकल आर्गुमेंट से वहाँ पर थोड़े पीछे रह जाते हैं। तो बुध जो है वो वाक चातुर्य है, गणित है, ये सब वस्तु में बुध सबसे काम का ग्रह है। और बुध हमेशा हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि ज़्यादा बुध बलवान है तो हमारे में जैसे कहावत है कि भाई ये 1.5 आना है, तो जो बुध वाले हैं वो हमेशा ज़्यादा प्रश्न करते हैं। आप इवन स्कूल कॉलेज क्लासेस में देखेंगे ना तो लोग ज़्यादा एनालिसिस करते हैं, ज़्यादा सवाल जवाब करते हैं, तो हमें पता चलता है इनका बुध ज़्यादा एक्टिव है। हाँ, बुध का इंटेंशन कोई गलत नहीं होता है, लेकिन हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि क्यूरियोसिटी। आज भी जैसे आप ये जैसे एक ये जो रिले कर रहे हैं तो उसमें अनगिनत लोग आज भी जैसे ये विद्या, तो कई लोग ऐसे समझते हैं कि भाई हमारी इतनी उम्र हो चुकी है, अभी हम लोग को सीख के क्या मतलब। लेकिन कोई भी विद्या हो, कोई भी उम्र अवस्था में पढ़ने की जो एक अंदर से भावना है, वो क्यूरियोसिटी जो है, जिज्ञासा वृत्ति है, वो बुध के पास है। आज भी बहुत सारे जो सीनियर सिटीजन कोई ना कोई एजुकेशन फॉर्मेट में अपने आप को लेके जाते हैं, योग प्राणायाम है, अन्य विद्या है, कला है, नृत्य है, सीखते हैं। उनका मतलब कि उनका बुध आज भी उतना ही एक्टिव है। क्योंकि इस उम्र में भी पढ़ाई लिखाई होने के बाद भी वो नहीं पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो बुध एक्टिव है। गुरु है वो ज्ञान से जुड़ा है, बहुत ही संयमित ग्रह है, मान सम्मान और सबके साथ उनको बोलते हैं हमारा अजात शत्रु, यानी जिनका कोई शत्रु नहीं हो सकता ऐसा ग्रह। क्योंकि उनकी जो भी कुछ अगर गुरु प्रधान व्यक्ति अगर हमारे से रूठ भी जाते हैं ना तो बड़े विनय विवेक मर्यादा से हमारे से अलग हो जाएंगे। वो कभी खुलेआम झगड़ा या नेगेटिविटी प्रसारित नहीं करते। गुरु उसके लिए है क्योंकि गुरु के पास बहुत सारा विद्या ज्ञान है, संस्कार है,
और वो गुरु उसके लिए हर समाज में, हर एक फील्ड में गुरु प्रधान व्यक्ति को पूजे जाते हैं। गुरु को मांगना नहीं पड़ता है, लोग सामने से स्वयं सम्मान देते हैं। और इवन आजीविका के लिए, अर्थोपार्जन के लिए भी गुरु वाले जो है ज़्यादा करके आपको हाईली कॉमर्शियल कम दिखते हैं, क्योंकि गुरु का प्रभाव है कि उनकी विद्या के कारण वो समाज में हमेशा उनको अग्रस्थान दिया जाता है। शुक्र है वो कला विद्या, नट विद्या, अलग अलग प्रकार के रंगमंच, या तो अपनी एंटरटेनमेंट के द्वारा वो शुक्र फ्लोरिश होता है। और शुक्र वाला व्यक्ति के पास, सभी ग्रहों के पास अलग अलग विद्या शक्तियाँ हैं, लेकिन सभी ग्रहों में मृत संजीवनी विद्या केवल शुक्र के पास है। मृत संजीवनी? हाँ जी। मतलब किसी मरे हुए को फिर से जागृत करना कह रहे हैं आप? हाँ, एक मोटे अर्थ में हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, जैसे जब परिवार में कोई आशा उमंग ना रहा हो, निराश हो गए हो, तो अगर उस परिवार में कोई शुक्र प्रधान व्यक्ति होगा ना, वापस जीवन जीने की आस जोड़ने का कार्य शुक्र करता है। जैसे हम लोग ज़्यादा दूर ना जाए, और कोरोना काल में बहुत से ऐसे परिवार हैं कि जिसके घर में से 2-3 सदस्य चल बसे कोई ना कोई बिल्कुल। कारण से। यदि अगर उनके घर में कोई शुक्र प्रधान व्यक्ति होगा, तो जो होना था घटित तो हो चुका है। वापस जीवन की पूरी घटनाक्रम को नॉर्मल रूप में लेके आना, वो शुक्र प्रधान ही कर सकता है। ओके। क्योंकि उनका कार्य है वापस प्राण शक्ति देना। कई बार हम लोग निराश हो जाते हैं, या हमारे जो फेलियर है उसको हम लोग ओवरकम नहीं कर पाते हैं। शुक्र वाले का कार्य है फिर से जोश उमंग भरना। और शुक्र वाले व्यक्ति जो है वो हमेशा एक आपको भावनात्मक रूप से, एक प्रेरणात्मक रूप से आपको एक्टिव करते हैं। बहुत सारे लोग कोई एकाध दो फेलियर से विचलित हो जाते हैं। इवन बच्चे कई बार पढ़ना छोड़ देते हैं, आधी अधूरी पढ़ाई करते हैं। तो यदि कोई योग्य रूप से अगर उनको शुक्र प्रधान व्यक्ति मिलेगा, तो वापस उनको हिम्मत ना हारते आगे पढ़ाई करने का जो एक परामर्श है वो शुक्र ही दे सकता है। ओके। शुक्र हमारे लिए ऐसा बोल सकते हैं कि वो एक्चुअली सीरियस प्लेनेट नहीं माना जाता है, लेकिन इनडायरेक्टली उनके पास है कि इनके परिवार में क्या खामी है। जो परिवार में जो खामी होगी, रस का अभाव है, रसमय ग्रह है, आपके जीवन में रस भरने का कार्य शुक्र करता है। और वो रस में तो अलग अलग कोई भी रस हो सकता है, लेकिन शुक्र का काम है आपको रूटीन लाइफ में एक्टिवेट करना। शुक्र जब डीएक्टिवेट हो जाता है या तो मंद पड़ जाता है, तो आपको एक प्रकार का सन्यासी भाव, उदासीन भाव आता है। ओके। तो वो शुक्र हमारे ग्रह मंडल में सबसे ज़्यादा रोमांटिक कलरफुल ग्रह माना गया है। एक्सट्रीमली उतना ही उदासीन ग्रह है शनि। शनि ओके। आपको उतनी ही पीड़ता, परिपक्वता, मैच्योरिटी देता है। मंद है, उदासीन विचार है। शनि वाले व्यक्ति हमेशा आपको नया काम करते हुए बहुत कम नजर आएंगे। यहाँ पे मैं आपको एक सेकंड के लिए रोकना चाहता हूँ। आप व्यूवर्स के लिए सिर्फ इतना बता दीजिए, मंद का मतलब आप स्लो कहना चाह रहे थे? हाँ जी। जी। यानी ऐसे लोग हमारे जैसे परिवार में शुक्र वाले हैं ना, तो बड़ा आनंद का माहौल है, तो शुक्र वाले बन ठन के निकलेंगे, नाचेंगे गाएंगे। शनि वाले अपने साधारण कपड़े पहन के निकलते हैं। शुक्र वाले उनको ज़बरदस्ती कलरफुल कपड़े पहनाते हैं। अगर नाचना भी हुआ तो शनि वाले थोड़ा बहुत डांस स्टेप करके वापस बैठ जाएंगे, क्योंकि शनि के पास एक प्रकार की गंभीरता है। और उस गंभीरता गलत होना कोई ऐसा कारण नहीं है, लेकिन शनि वाले व्यक्ति के अंदर एक है ना, कि जिन्होंने बहुत सारा कुछ जीवन में उतार चढ़ाव देख लिए, तो वो अपनी अंदर की जो उमंग है उसको दबा के बैठे हैं। और शुक्र वाला है, उनको तो ज़िंदगी का पल पल जीना है, तो वो अपनी खुशी को दबाते नहीं है, वो खुलेआम करते हैं। शनि वाले उनको कंप्रेस कर देते हैं। और शनि का एक है कि शनि के पास धैर्य सबसे अद्भुत है, क्योंकि कई बार हम लोग शनि जब खराब होता है तो आदमी विचलित हो जाता है। और शनि जिनका बलवान होगा वो 10 बार फेलियर होने के बाद भी 11 बार अटेम्प्ट में जाएगा, वो शनि का प्रभाव है। शनि वाले मेहनती भी होते हैं। जो हमारे यहाँ पर वैराग समाज में जैसे ऐड होते हैं अपने आप को, तो समझना है कि उनका शनि बलवान बना होगा तब जाके वैराग्य को धारण करते हैं। क्योंकि बहुत कुछ वस्तु का त्याग करने के बाद भी जीवन जीना आसान तो होता नहीं है। तो ये जितने भी साधु समाज के जो योग है वो सारे शनि प्रधान योग हम लोग बोल सकते हैं। और जो भोग विलास में अलग अलग कलरफुल है वो सारे शुक्र वाले योग है। उनके बाद आते हैं हमारे 2 ग्रह, छाया ग्रह राहु और केतु।
मूल रूप से ये प्रत्यक्ष रूप में कोई भौतिकी पदार्थ नहीं है, बिल्कुल। लेकिन पृथ्वी, सूर्य और चंद्र, ये तीनों की जो एक भ्रमण कक्षा है, वो भ्रमण कक्षा को जिस एरिया के आसपास जो रोटेशन ले रहे हैं, वहाँ पर जो कोण बनता है, वो कोण है, उसका उत्तरी बिंदु जो है वो है राहु और दक्षिणी बिंदु है वो केतु। वो एक प्रकार की छाया है। जो हमारा अर्थ का शेडो जिस आसपास रोटेट हो रहा है, वो राहु और केतु मानते हैं। ओके। और राहु और केतु को हम लोग ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि भाई जैसे हमारा अभी आने वाले दिनों में हमें सबको पता है कि हमारी पृथ्वी का इंक्लिनेशन जो है 23.5 डिग्री पे है। तो ज़्यादा से ज़्यादा उत्तर में सूर्य जो है 23.5 डिग्री तक उत्तर में जाता है, 23.5 डिग्री दक्षिण में जाता है। जो प्रदेश या प्रांत 23.5 डिग्री से ऊपर सिचुएटेड है, वहाँ पर तो कभी ये परछाई बनती नहीं है। बिल्कुल। लेकिन 0 से 23 उत्तर और 0 से 23 दक्षिण। तो अभी मुंबई में आने वाले 16 मई तारीख को जीरो शेडो डे होगा। करेक्ट। तो उस दिन हमारा पृथ्वी हमारा जो मुंबई की जो छाया है और सूर्य दोनों एक समान धरी पे आ जाते हैं, तो उस दिन छाया गायब हो जाती है। लेकिन बाकी के दिनों में हम लोग ऐसे मानते हैं कि जब हमारे जीवन में हमारे कद, शरीर का जो बंधारण है, उससे जब छाया बड़ी होते जाए समय के साथ, तो समझना है कि सूरज अभी हमारा डूबने वाला है, बराबर। और मध्याह्न समय पे तो सूरज माथे पे होता है, तो आपकी छाया पड़ती नहीं है। बिल्कुल। लेकिन कई बार हम लोग ये भी ऐसे चर्चा करते हैं कि भाई हमारा बच्चे को किसी ने नज़र लग गई है, किसी ने टोक दिया है। तो आज भी दक्षिण भारत में लोग ऐसा प्रयोजन करते हैं कि जब बच्चा ढंग से खाता पीता नहीं है, तो बड़े लोग कभी नसीहत देते हैं कि भाई शायद बच्चे को किसी की नज़र लग गई है। तो वहाँ पर जो बड़े लोग हैं, वो उस बच्चे को धूप में खड़ा करते हैं और उसकी जो परछाई होती है, वो परछाई के ऊपर से उसकी नज़र उतारते हैं। बच्चे के ऊपर से नहीं, परछाई के ऊपर से। परछाई के ऊपर से। ओके। क्योंकि वो किसी की छाया में आ गया है। हो सकता है कि उस बच्चे को खाते पीते या कुछ क्रीड़ा करते किसी ने देख लिया है, और वो एक जेलसी से, कई बार ऐसा होता है ना कि भाई हमारे गांव में तो आज भी ऐसा है कि बहुत सारे ग्वाले हैं, वो किसी मेहमान की हाजिरी में अपनी गाय या भैंस से दूध नहीं निकालते। बिल्कुल। किसी ने देख लिया कि अरे ये तो इतना दूध दे रही है, तो कहीं कल से दूध देना बंद ना कर दे। करेक्ट। तो वहाँ पर उसका मतलब है कि वो हर कोई व्यक्ति के अंदर वो ईर्ष्या का भाव है, जो उनके पास नहीं है, तो ईर्ष्या हो जाती है। तो कई बार जैसे माँ भी हम लोग बच्चों को वो नज़र ना लगे उसके लिए काजल का टीका लगाती थी। तो दक्षिण भारत में भी कुछ लोग ऐसे हैं कि भाई जहाँ पर वो बच्चे को धूप में खड़ा करके उसके ऊपर से नज़र उतार देते हैं, और जैसे नज़र उतार दी तो बच्चा नॉर्मल वापस खाना पीना स्टार्ट कर देता है। तो ये राहु और केतु का प्रभाव है। हालांकि ये छाया ग्रह होने से उनका भौतिकी कोई प्रभाव नहीं है, लेकिन वो भौतिकी पदार्थ जैसे ही उसका एटमॉस्फेयर बनता है, इसके लिए हमारे आचार्यों ने उसको ग्रह की उपमा दी है। और उनको जैसे कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट है, उनको जितने राइट्स मिलते हैं, सेम उतने ही राइट्स जो है राहु और केतु को दिए। जैसे आज के समय में हम लोग ये वस्तु को थोड़ा और समझने का प्रयास करें, तो कंपनी का जो फॉर्मेशन है, जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स लोग होंगे, तो कंपनी का जो फॉर्मेशन की हम लोग डेफिनेशन वो करते, तो कंपनी इज़ ए आर्टिफिशियल पर्सन। करेक्ट। हु कैन एंजॉय ऑल द राइट्स, बराबर। तो वहाँ पर कोई भौतिकी स्थापत्य ना होते हुए भी वो कंपनी के पास किसी के ऊपर दावा करने का, प्रॉफिट लॉस करने का अधिकार है। बिल्कुल। उसी तरह से यहाँ पर हमारे आचार्यों ने वो राहु केतु की उपमा को लेके उनका एक वर्णन किया है कि राहु केतु भी आपके कुंडली में जहाँ पर भी पड़े हो, वो छाया के रूप में उसका अच्छा या बुरा प्रभाव देते हैं। तो उसको ग्रह तुल्य, यानी उनको ग्रहों का जो अधिकार है उनके समान मान के उनकी एनालिसिस की है। तो उसके लिए कुल मिला के 9 ग्रह होते हैं। और अभी नए युग के अनुसार हर्षल, नेपच्यून और प्लूटो, यानी यम, वरुण, इंद्र, तो उनका भी हम लोग उपयोग करते हैं। लेकिन जो पारंपरिक जो ज्योतिषी है वो ज़्यादा करके 9 ग्रह तक सीमित रहते हैं। लेकिन अभी जैसे एनालिसिस बढ़ रहा है, क्योंकि पहले हमारी जो समस्याएं थी वो कुछ दायरे में होती थी, अभी तो जितने नए नए जो हमारे पास जीवन के विकल्प बनते जा रहे हैं, उतनी समस्या भी नई नई आ रही है।
तो उनको और अच्छी तरह से फोकस करने के लिए हम लोग ये हर्षल, नेपच्यून, प्लूटो को भी लेते हैं। तो हर्षल, नेपच्यून, प्लूटो को ऐसे ले सकते हैं कि हर्षल के पास जो स्वभाव है वो बहुत ही क्रिएटिव है, लेकिन क्रिएटिविटी के साथ एरोगेंसी भी बहुत ही है। ये एक ऐसा है कि भाई पलक झपकते ही वो कुछ नया अपना रिसर्च सामने रख के रखे, लेकिन कई बार ऐसे लोग होते हैं कि किसी की सुनते भी नहीं हैं। बिल्कुल। और ज़्यादा करके हर्षल के जो नेगेटिव एटमॉस्फेयर आप देखेंगे तो हमारे समाज के अंदर वो उनका व्यक्तित्व पुरुष प्रधान है, तो वो पुरुष से ज़्यादा महिलाओं के चार्ट में उनकी जो नेगेटिविटी है हमें ज़्यादा मिलती है। हालांकि उनको नेगेटिव कहे कि नहीं कहे, वो समाज को फिर से नए सिरे से देखना होगा, क्योंकि हर्षल जो है वो हेड स्ट्रॉन्ग है, उनके अपने अलग ही विचार है, लेकिन हमारा समाज पुरुष प्रधान है। यदि कोई महिला पुरुष के समान बनने की बात करती है तो उनका हर्षल ऑब्वियसली स्ट्रांग होना चाहिए, लेकिन जब वो महिला किसी को ओवर रूल करके जब जाती है तो समाज उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। तो वही समाज उनको फिर ताने मारता है कि ये किसी के नियंत्रण में नहीं है, कंट्रोल में नहीं है। तो हर्षल के गुण जो है वो ऐसे देखा जाए तो अनेकों है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि उस व्यक्ति समाज की जो वर्तमान व्यवस्था है उससे 2 कदम आगे चलता है। ओके। आज भी जैसे हमारे जीवन में जैसे हमारा ये फ़िल्म का जो एक युग है, तो उस समय में फ़िल्म में काम करने वाले जो भी कलाकार थे उनको एक अलग एंगल से देखा जाता था। आज बड़े मौज शौक से लोग फ़िल्मों में काम करने जाते हैं, लेकिन उस समय की जो महिलाएं जो थी वो अपने जो वस्त्र परिधान करना, अपनी जो एक लाइफ़स्टाइल थी, तो उस समय की जो हर्षल प्रधान व्यक्ति थी, उनको उस समय समाज ने बहुत बड़े कठघरे में खड़ा किया था और वो शायद टीका के पात्र भी बने थे। हाँ, लेकिन समय के साथ अभी हम लोग ने अपना दिया, तो वो हर्षल की एक है, और हर्षल हमेशा आपको रिसर्च के लिए, नया कुछ क्रिएटिव वस्तु के लिए प्रेरित करता है। उसी तरह से नेपच्यून जो है, वो नेपच्यून गुड़ तत्व यानी जो ऑकल्ट साइंस से जुड़ा हुआ ग्रह है, और वो नेपच्यून हमेशा ऐसे जो बच्चे हैं जो नेपच्यून प्रधान है, वो हमेशा आइदर पैरानॉर्मल एक्टिविटी से लेके अलग अलग जो जादुई या तिलस्मी बातें हैं उसमें ज़्यादा रुचि रखते हैं। कई बार बहुत सारे बच्चों को हम लोग देखते हैं कि वो अपना व्हाट्सएप पे या तो अपना वो थंबनेल वगैरह जो सेट करते हैं ना, उसमें बहुत सारे बच्चों को देखा है कि वो स्कल का फोटो एक रखते हैं। अल्टीमेट पता चलता है कि भाई ये कहीं ना कहीं वो नेपच्यून से प्रेरित है। और जो हमारे यहाँ पर अभी लोगों को एक फैंटेसी वर्ल्ड में रहना ज़्यादा पसंद है, तो पिछले कुछ वर्षों में वो जो हैरी पॉटर टाइप की जो मूवीज़ आई तो बच्चों ने उसको काफ़ी वेलकम किया। बिल्कुल। वो पूरी की पूरी जो स्टोरी है वो नेपच्यून प्रधान है, करेक्ट। जहाँ पर एक कल्पना कथा को एक अलग रूप दे के उसको निर्माण किया गया। प्लूटो जो है वो हमारे यहाँ पर एक सोशल रिफॉर्म से जुड़ा हुआ ग्रह माना गया है, यानी वो एक डिस्ट्रक्शन का भी प्लेनेट है। यानी हमारे यहाँ पर जो बोलते हैं ना रुद्र, रुद्र जो है वो विनाशकारी है, वो लय और प्रलय में निमित्त बनता है। तो हम लोग ऐसे मान के चलते हैं कि प्लूटो जिस भाव में या जहाँ पर होगा वहाँ पर कुछ खंडनात्मक कार्य करेगा, पुरानी व्यवस्था को ध्वस्त करेगा, नई व्यवस्था निर्माण करेगा, तो उसके लिए प्लूटो है। लेकिन इनके विचार जो है वो यानी हर्षल, नेपच्यून, प्लूटो तीनों के विचार कुछ सीमित तक ही किए जाते, क्योंकि प्लूटो को एक राशि में भ्रमण करने के लिए 21 साल लगते हैं। यानी पूरा लगभग समझिए कि लगभग 250 वर्षों में पूरी की पूरी 12 राशि का भ्रमण पूरा करेगा। राइट। तो हम सबके पत्रिका में प्लूटो कहीं ना कहीं तो बैठा होगा, लेकिन हम सब इतने सद्भागी नहीं होते कि 250 साल जीवन जी सके। करेक्ट। कि वापस वो जहाँ से उसने यात्रा आरंभ की थी वापस वो पुनर्वही जगह पे जाके अटके, वो पॉसिबल ही नहीं है। तो वो प्लूटो जब एक बड़े जनसमूह को एक कालखंड के साथ जब विचार करना हो कि भाई वहाँ की प्रजा का पतन क्यों हुआ, जैसे अभी आज के समय में हम लोग देखें तो जैसे हमारा अफ़गानिस्तान है, तो यहाँ पर अनेकों सदियों से वो जो पतन की जो प्रवाह जो चल रहा है, तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं प्लूटो का रोल ज़्यादा एक्टिव रहा है। तो ऐसे आप देख सकते हो। ओके। सो जो हम लोग हमारा एस्ट्रोलॉजी का हॉरोस्कोप देखते हैं वो देखने में 2D दिखता है, बट रियल वर्ल्ड में वो एक 3D या अगर 3D से भी ऊपर कुछ अगर मैं कह सकूं तो उस लेवल का डायमेंशनल वर्ल्ड है, जो हम आँखों से ऐसे जो देख रहे हैं 2D में वो सही नहीं है। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जो पृथ्वी है
उसके आसपास हमारे जो सेलेस्टियल वर्ल्ड स्टार्स हैं उसमें हमारी राशियां बटी हुई हैं बराबर। और उन राशियों में आपने जैसे थोड़ी देर पहले समझाया कि हमारे जितने भी ग्रह हैं उनको बांटा गया है, तो उसको और फाइन लेवल पे कहाँ पे डिफाइन किया गया है जिसको हम नक्षत्र कहते हैं, तो वो क्या है एग्जैक्टली exactly? नक्षत्र जो है यानी पूरे राशि चक्र को हम लोग देखेंगे तो राशि चक्र का ही एक पार्ट है नक्षत्र। न क्षयति इति नक्षत्र। न क्षयति जो अपने स्थानों से हटते नहीं हैं ओके उनको नक्षत्र नाम दिया गया है। अच्छा राशि का जो कंसेप्ट है ना वो तो पिछले कुछ वर्षों से आया, यानी उनको भी काफ़ी लंबा समय हो गया, लेकिन मूलभूत रूप से पहले राशि का कंसेप्ट नहीं था। ओके केवल 27 नक्षत्रों का ही कंसेप्ट था अच्छा और नक्षत्र के गणना में भी समय समय पे कम ज़्यादा हुए हैं। ओके जैसे 27 नक्षत्र अभी हम लोग मान के चल रहे हैं तो वो पूरे ज़ोडिएक बेल्ट को 27 डिवीज़न में बांट दिया गया। मतलब 360 डिवाइडेड बाय 27 27 ओके तो एग्जैक्टली प्रत्येक नक्षत्र जो है वो एक 13 अंश 20 कला का होता है। यानी हम लोग ऐसे मान के चलिए कि एक प्लॉट है, प्लॉट में अगर हम लोग 5 सोसाइटी 10 सोसाइटी का प्लॉटिंग करते हैं तो उसी तरह से ये पूरे आकाश के अंदर ज़ोडिएक बेल्ट में 27 नक्षत्र का अभी हम लोग वर्तमान में ऐसे सोसाइटी बना के चल रहे हैं। और वो नक्षत्र नाम इसके लिए दिया है कि जो लंबे समय से जो तारे ऐसे हैं, क्योंकि वो भी एक प्रकार का सूर्य ही है। बिल्कुल जैसे सूर्य भी एक प्रकार का नक्षत्र का एक पार्ट माना जाएगा और सूर्य अपनी एक गैलेक्सी को लेके चल रहा है, उसी तरह से 27 नक्षत्र है। लेकिन अभी तक विज्ञान में ये सिद्ध नहीं हुआ है कि और भी कोई गैलेक्सियाँ होगी या तो उसमें भी कोई मानव समाज जैसी कोई रचना होगी, तो वो अभी एक समय बाकी है। लेकिन ऐसे 27 जो नक्षत्र है उनके अलग अलग संख्या है, उनमें तारा है, वो एक गुच्छा है कि उसमें तारा जो जितने तारे हैं, जैसे कहा जाता है कि भाई सतभिषा नक्षत्र के 100 तारे हैं, तो वो 100 तारों का समूह बन के एक सोसाइटी यानी एक नक्षत्र बना। ऐसे अश्विनी भरणी कृतिका ऐसे 27 नक्षत्र है। तो वो नक्षत्र जो है वो स्वयं अपना प्रकाश देते हैं, यानी अपना वो फल निर्माण करते हैं। अभी जैसे हम लोग ऐसे मान के चले कि सूर्य जो स्वयं प्रकाशित है, उनका सूर्य की जो एक किरण सूर्य से जो बाहर निकलती है उनको हमारे पृथ्वी पर आने के लिए लगभग 8 मिनट जितना समय लगता है। उसी तरह से ये नक्षत्र तो सब अलग अलग डिस्टेंस पे है और बहुत सारे नक्षत्र ऐसे हैं कि जो आज से प्रकाश वर्ष की यानी लाइट ईयर की हम लोग अगर डेफिनेशन पकड़े तो कोई 500 कोई 1000 या कोई उससे भी ज़्यादा है। तो अलग अलग वहाँ से जो प्रकाश निकलती है वो हमारे पृथ्वी के ऊपर पहुँच रही है। और ये ज्योतिष की जो महिमा है वो इसके लिए बढ़ती है कि भाई बहुत सारे ग्रह नक्षत्र ऐसे हैं कि अगर वहाँ पर कुछ होने वाले विस्फोट है, अगर इस समय विस्फोट होता है तो कोई 150 प्रकाश वर्ष के बाद, कोई 200 प्रकाश वर्ष के बाद, कोई 500 प्रकाश वर्ष के बाद हमें पता चलेगा। बिल्कुल और अगर समझो अभी हमारे आकाश के साथ अगर नज़र मिला के देखें तो अगर हमारे आकाश में देखते ही अगर कोई बिखरता हुआ तारा नज़र आ रहा है तो हो सकता है कि वो 100-150 साल पहले बिखरा है। उनकी प्रकाश ट्रैवल करते करते हमारे पास आ जा रही है। जी तो वो नक्षत्र है वो कांस्टेंट वो एक अपना लाइट हमारे मृत्यु लोक के ऊपर भेजते रहती है। हम लोग आकाश में तारे अनगिनत है। जो हमारा सूर्य एवं पृथ्वी का जो भ्रमण मार्ग है उस बेल्ट को हम लोग एक्लिप्टिक पाथ बोलते हैं, यानी क्रांति वृत्त। ओके तो जो क्रांति वृत्त के आसपास का जो मार्ग है यानी वो जो टिल्ट एक ओवल शेप में जो मार्ग है उनके हम लोग ने 27 पार्ट किए हैं और उसके आसपास जो है उनको हम लोग ने क्लब किया है। बाकी तो अनंत कोटि ब्रह्मांड है तो हम लोग उसको तो पूरा का पूरा उसको कंक्लूड नहीं कर पाएंगे। Correct. क्योंकि वो आप जो बोल रहे थे कि भाई जैसे 3 डायमेंशन 4 डायमेंशन ऐसे अनेकों डायमेंशंस हो सकते हैं, यस तो वो हमारे नियंत्रण के बाहर है। लेकिन हमारे जो क्रांति वृत्त के आसपास का जो बेल्ट है उसके 27 भाग करके हम लोग ने ये गणना की है और उनमें से वो सारे नक्षत्र जो है वो ज़्यादा करके हम लोग ज्योतिष जो है वो मन से जुड़ा हुआ है, मन के विचारों को परखने का साधन है। तो चंद्र जो जो नक्षत्र में भ्रमण करेगा उस नक्षत्र का प्रभाव जो होगा वो हमें ट्रांसफ़र करेगा। यानी सरल शब्द में बताया जाए तो वो एक प्रकार का हमारा पोस्टमैन का कार्य करता है। लगभग मोटा मोटा एक नक्षत्र लगभग
21 घंटे से लेके 27 घंटे तक का होता है। ओके। यानी वो चंद्र उतने समय में उस नक्षत्र में भ्रमण करेगा। यानी चंद्र 13 अंश 20 कला चलने के लिए वो 21 घंटा से लेके 27 घंटा लेता है। और उस समय में जो बच्चा ने जन्म लिया, हम लोग उनको बोलते हैं उनका जन्म नक्षत्र। जी। तो जो बच्चे ने जिस नक्षत्र में जन्म लिया है, उसको वहाँ पर कांस्टेंट मान के हम लोग नेक्स्ट रीडिंग लेना स्टार्ट करते हैं कि उस नक्षत्र से चंद्र वापस कितना दूर गया, दूसरा कोई ग्रह वहाँ से पसार हुआ या नहीं हुआ, तो उसके कॉम्बिनेशन हम लोग ऐड करते हैं। जैसे सरल शब्द में आपको और डिफाइन करें तो जन्म कुंडली एक आकाश का नक्शा है जो जन्म की प्लेनेटरी पोजिशंस दिखा रहा है। उस मैप के साथ वापस वो रिदम में दूसरे स्टार्स जब आते जाएंगे, उस समय पर ऐसी ऐसी घटनाएं घटित होने वाली है। और वो नक्षत्र जो है वो 27 नक्षत्र के जो है वो 27 डिविजन्स बन जाते हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने उस 27 नक्षत्र के हर एक के गुण धर्म को नोटिफाई किया है, उसके हर एक के गुण अवगुण एनालिसिस करके देते हैं। और वो चंद्र जिनका जो जन्म नक्षत्र है उनके अनुसार वो उनकी प्रेरणा मिलती रहती है। आप ऐसे समझ के चलिए कि हम लोग कई बार बहुत ध्यान से देखें तो हमारे परिवार में कुछ सर्टेन नक्षत्र की साइकिल जब रिपीट होती है, उसी बार ऐसी कुछ घटना रिपीट होती है। फॉर एग्जांपल जैसे मित्र मंडल है तो वो कुछ दिनों पे ऐसी बातें करेंगे, अदर दिनों पे कुछ अलग टॉपिक को लेके बात करते हैं। तो जैसे हम लोग अचानक जैसे मैं आपको एक ज़्यादा समझ में आया उसके लिए बताऊं तो जैसे अभी आपने छाया ग्रह का हम लोग ने चर्चा की, तो राहु के 3 नक्षत्र हैं, आर्द्रा, स्वाति और शततारका। ये तीनों राहु के नक्षत्र हैं। अचानक हम लोग मित्र मंडल में कहीं ना कहीं ऑकल्ट की कुछ बात करना स्टार्ट करते हैं और उसमें भी कोई स्पिरिट है या तो इधर पैरानॉर्मल एक्टिविटी की बात है, तो हम लोग तुरंत ध्यान में जाता है कि आज कहीं राहु का तो नक्षत्र नहीं है। अचानक बात कुछ अलग चल रही थी और टॉपिक हम लोग ने अलग कुछ छेड़ दिया, जी। तो वो उस नक्षत्र का प्रभाव है। ओके। तो हर नक्षत्र की अलग अलग खूबियाँ हैं और वो आप अपने ऑब्जर्वेशन से उसको नोटिफाई कर सकते हो, क्योंकि जिस दिन जो नक्षत्र होगा उस दिन ऐसे ही टॉपिक के ऊपर आप चर्चा करोगे। और हो सकता है कि अगर लोग ध्यान से देखें, यही नक्षत्र की जो साइक्लिक सिस्टम है, जैसे हम लोग उनको गोचर कहते हैं, यानी गोचर यानी जो समय आप विचार करते हैं उस समय का आकाश की स्थिति, सारे प्लैनेट्स और नक्षत्रस की। हाँ जी, तो वो सभी आपको पंचांग में दिया होता है। अभी तो हमारे एंड्रॉयड मोबाइल में एप्लीकेशंस के माध्यम से भी निकाल सकते हैं, न्यूज़पेपर वाले भी देते हैं। तो जो नक्षत्र की स्थिति जिस दिन बनी हुई है उसको आप वेल मेंटेन करेंगे तो उससे आपको पता चलेगा कि वो नक्षत्र जब वापस रिपीट होगा तब ऐसी सिमिलैरिटी कुछ वापस आएगी। जैसे कई घरों पे ऐसा होता है कि अचानक घर में उस नक्षत्र के दिन घर का माहौल थोड़ा तंग होता है, आपसी थोड़ी अनबन होती है या बोलचाल होती है, कई दिनों पे बहुत हार्मनी के साथ काम होते हैं। तो वो अगर आपने ऑब्जर्वेशन रखा है तो उससे आपको तुरंत पता चलेगा कि भाई ये नक्षत्र है तो आज मेरा दिन अच्छा जाएगा या बुरा जाएगा। अभी नए ज़माने के हिसाब से मुंबई में जैसे हम लोग जो रहते हैं तो वो ज़्यादा करके हम लोग कहीं ना कहीं दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट हैं। जैसे घरेलू डोमेस्टिक पार्ट में देखें तो घर की काम वाली बाई, तो अभी जो लोग नक्षत्र का ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं तो जो दिन पे वो काम पे नहीं आने वाली उस दिन घर का माहौल थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि घर की बहुत सारी एक्टिविटी है उसके ऊपर डिपेंडेंट थी। बिल्कुल। तो अगर जो लोगों ने नक्षत्र को ऑब्जर्वेशन रखा है कि भाई ये हमारे जो सर्वेंट बाय जो भी कोई व्यक्ति है वो ये जब नक्षत्र की जब कैटेगरी आती है उस दिन वो नहीं आ पाती है या छुट्टी लेती है, तो उस दिन हमें हमारा घर का काम खुद ही देखना है। जी। तो वो अगर 1 2 4 ऑब्जर्वेशन के बाद आपको पता चल गया कि ऐसा टाइम होता है तो आप पहले से प्रिपेयर्ड है, तो आने वाले टफ सिचुएशन को कैसे हम लोग ओवरकम कर सके उसके लिए आप प्लानिंग कर सकते हो। जहाँ जहाँ पर जिस नक्षत्र के रिपीटेशन से आपको सुख मिलता है तो उसको कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन जो नक्षत्र पे आपको डिफ़िकल्टी हो सकती है, हो सकता है कि बहुत सारे कॉरपोरेट हाउस में या इवन शॉप्स वगैरह में उस दिन स्टाफ हाजिर नहीं रहेगा, कुछ ऑकवर्ड सिचुएशन बनने वाली है, तो आपको हार्ड काम के लिए तैयार रहना है। बिल्कुल। वो नक्षत्र जो है वो एक प्रकार से ऐसा है कि वो हर 27 दिन में अपना एक रिजल्ट ट्रांसफ़र करके जाते हैं और वो हमारे रूटीन लाइफ से कनेक्टेड है। दूसरा ये एक साइक्लिक सिस्टम है कि 27 दिन में नक्षत्र वापस 28वें दिन पे वही नक्षत्र आता है ओके। लगभग मोटा मोटा।
ओके। तो वो जो आज आपने एक्सपीरियंस किया वो सेम वापस 28 दिन के बाद वो रिपीट होने के चांसेस होते हैं। ऑलराइट। तो कई बार ऐसा होता है कि हमारी कई बार परख होती है, कुछ लोग हम लोग उलझनों में भूल जाते हैं, हमारे मिस्टेक्स होते हैं। तो उसको रेक्टिफाई करने में जैसे क्या है कि वो नक्षत्र ऑब्जर्वेशन रखा कि भाई फलाना-फलाना जब नक्षत्र होता है, तब मेरे से कोई चूक हो जाती है। तो वो अभी पता है कि कल ही वो नक्षत्र है, तो मैं आज से ही वो प्रिपरेशन करके चलूँगा, ताकि मेरे से कोई खामियाँ ना रहे। ऐसे वस्तु में जैसे हम लोग आइदर ट्रैवलिंग पार्ट को लेके है, बहुत सारे ऐसे कोई सिंसियर एफर्ट्स है। जैसे एक मेडिकल प्रैक्टिशनर है, बहुत सारे मुंबई में या विश्व के अलग-अलग प्रांतों में जो ज्योतिष के थोड़े जानकार भी है और उनको पता है कि ये दिन मेरा नक्षत्र मेरे लिए सबसे ज़्यादा भारी है और उनकी जो कार्य पद्धति है वो मोस्ट रिस्पॉन्सिबल जॉब है। बीइंग ए डॉक्टर, सर्जन डॉक्टर है, तो उन लोग क्या करते हैं कि ऐसे कोई भारी दिनों पे ऑपरेशंस वगैरह है वो टाल देते हैं, ओके। या तो किसी और को परफॉर्म करने के लिए बताएंगे, क्योंकि खुद का उस दिन इन्वॉल्वमेंट जो है फोकस नहीं कर पाएंगे। अगर थोड़ी सी नेग्लिजेंसी रही तो किसी की जान के साथ कुछ तकलीफ हो सकती है, तो उन लोग उसको टाल देते हैं या और किसी को परफॉर्म करने बताते हैं। तो हर एक वस्तु, जैसे हम लोग क्रिकेट है तो क्रिकेट में हम लोग देखेंगे तो पूरा एनालिसिस करेंगे, तो बहुत सारे कितने भी एक्सपर्ट प्लेयर क्यों ना हो, कभी ना कभी तो वो आउट हो जाते हैं। और अब तक के जितने भी जो प्लेयर्स हैं, जो अपना पूरे मैच सेशन में या तो एंटायर ईयर में जिसका सबसे ज़्यादा पुअर ग्रेड में परफॉर्मेंस रहा है, तो वो अपना सीक्वेंस देखेंगे तो वो जब भारी नक्षत्र होगा उसी दिन उसका बैटिंग की बारी आई है, बॉलिंग की बारी आई है, तो उसका परफॉर्मेंस थोड़ा पुअर रहा है। और जो उसके फेवर वाले नक्षत्र आए उस दिन उसने अच्छा परफॉर्म किया है। तो वो आपके एक बिहेवियर पैटर्न और ऑब्जर्वेशन से आप मैच कर सकते हो। नक्षत्र जो है वो आपको कंपल्सरी कुछ हरा रहे हैं या अच्छा बुरा कर रहे हैं ऐसा नहीं है, वो एक फोर्स है। अगर आपकी रिक्वायर्ड पोजीशन के अनुसार वो फोर्स मिल जाता है तो आप उसमें फ्लोटिंग करके बाहर निकल जाते हो। अगर वो अगेंस्ट में है, हवा हमारे से विपरीत चल रही है, जैसे हम लोग बाहर जाते हैं और बड़े हमारे जो दिशा में जाना है उस विरुद्ध दिशा में अगर हवा का प्रवाह ज़्यादा है तो हमारा जो गति है वो अवरोधित होगी, और जिस दिशा में जा रहे हैं उसी दिशा में अगर पवन चल रहा है तो हमारी स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी। सेम वो नक्षत्र काम करता है। वो मानव सभ्यता को अपने ऑब्जर्वेशन टेक्निक और ये शास्त्र का अध्ययन दोनों करके आप मैच कर सकते हैं। नक्षत्र जो है वो फल देने वाले होते हैं। वो अल्टीमेट वो ऐसा है कि जैसे पानी है तो पानी को जिस पात्र में रखो ऐसा आकार धारण करता है। नक्षत्र भी उसी तरह से है कि जिस नक्षत्र में जो ग्रह गया वो नक्षत्र की प्रकृति अनुसार आकार धारण करता है। कोई एक नक्षत्र में गुरु अच्छा फल देता है, वही गुरु दूसरे नक्षत्र में अच्छा फल नहीं भी दे सकता है। तो वो नक्षत्र जो है अल्टीमेट वो रिसोर्स है। वो अल्टीमेट जो है वो आपको फोर्स यानी एक लाइट ट्रांसफ़र कर रहे हैं, और वो लाइट हो सकता है कि आपके अगेंस्ट में भी हो या पॉजिटिव में भी हो। तो वो नक्षत्र की ऑब्जर्वेशन जो है वो कुंडली में भी हम लोग करते हैं। बाद में जैसे कालक्रम से ऐसा पता चला कि भाई लोग नक्षत्र की गणना 27 नक्षत्रों का गणित है और उसके भी सब डिविजन से कैलकुलेट नहीं कर पा रहे थे, तो उस समय हमारे आचार्यों ने सरल भावार्थ करने के लिए उसकी राशि की गणना कर दी। ओके। प्रत्येक राशि में 2.25 नक्षत्र समाते हैं। तो जैसे हम लोग बोलते हैं कि भाई एक सोसाइटी है तो सोसाइटी का अगर 8-10 सोसाइटी का एक नगर बना देते हैं, करेक्ट। एक एरिया का नाम ग्रुपिंग करते हैं, वही एक भाव है। ओके। सो ये बहुत ज़्यादा हैवी हो चुका है। सो हम लोगों ने शुरुआत किया था जो हमारी राशियां हैं उनसे। सो पहले तो हम लोगों ने ये समझा कि जो राशियां हैं उनका एक मूल स्वरूप होता है और उनका एक कैरेक्टरिस्टिक होता है। उसमें हम लोगों ने एक एडिशन किया जो वो सारे प्लैनेट्स हैं जिनके मुताबिक वो चलती हैं। तो एक तो राशियों का खुद का स्वभाव हो गया, फिर वो प्लैनेट्स का खुद का स्वभाव हो गया। अभी हम लोग तीसरे चरण पे आए हैं जिसमें हम लोगों ने 27 नक्षत्र जो आपने बताए उनका उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऐड कर दिया। तो अब तक हम लोगों ने 3 पैरामीटर समझे हैं जिसके परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पे एक इंसान का स्वभाव हम लोग देखते हैं। तो अभी यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। वो ये होगा कि जो हमारा पूरा हॉरोस्कोप है उसमें हर एक घर को अलग अलग चीज़ों से डिफाइन किया जाता है। जैसे लग्न को लग्न क्यों कहते हैं, यहाँ से अगर आप शुरुआत करके हमें 12 घरों का चक्कर लगा के बता पाएँ कि कौन से घर में क्या डिफाइंड है, और ये 3 पैरामीटर और चौथा पैरामीटर ये सब मिला के आप कैसे उसका विवरण करते हैं।